हेलो दोस्तों। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं मई मंथ का मैगजीन BNIS का। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट का पहला वीडियो हमने रिलीज कर दिया है और ये उसका दूसरा वीडियो, क्योंकि हम एक वीडियो में उसके लॉन्ग आर्टिकल्स कवर करते हैं जो काफ़ी बड़े रहते हैं, और सेकंड में शॉर्ट जो भी छोटे छोटे रहते हैं, मेनली जो FPT के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला शॉर्ट आर्टिकल है या न्यूज जो शॉर्ट में है वो है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये फ्लाईवे क्या होता है। जैसे हमने देखा होगा ना कि कोई भी चीज़ है, मान के चलो प्लेस ए है ये और ये प्लेस बी है। प्लेस ए से प्लेस बी जाने के लिए ना कोई न कोई बे होता है, या फिर बी से ए आने के लिए जैसे हम लैंड पे बात करें तो वहाँ होता है हाईवे। ठीक है ना। अब ऐसे ही क्या होता है कि आसमान की बात करें, स्काई की, तो स्काई में क्या होता है कि प्लेस ए से प्लेस बी पे जाने के लिए एक बे बनता है, और ये बे होता है बर्ड्स के लिए, क्योंकि आसमान में तो मतलब चिड़ियाँ उड़ेंगी ना। तो चिड़ियाँ जब एक प्लेस से, कोई भी एक प्लेस है, मान के चलो प्लेस ए से प्लेस बी जाएंगी उड़ती हुई, तो वो एक रूट फॉलो करती हैं, और जो रूट फॉलो करती हैं उसी को हम कहते हैं फ्लाईवे। तो फ्लाईवे क्या है? ये बर्ड्स का एक रूट है। अब ये बर्ड्स किधर घूमने को जाती हैं, ऐसा तुम सोचोगे बर्ड किधर ये पिकनिक पे जाती हैं, तो बर्ड ना माइग्रेशन करती हैं वो सीजन के हिसाब से। जहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है, कोल्ड होता है, तो फिर वो कोल्ड के टाइम पे थोड़ा वार्म अप प्लेस पे आ जाती हैं, या फिर कहीं पे ज़्यादा वो मतलब गर्मी होती है तो थोड़ा कोल्ड प्लेस पे चली जाती हैं। ऐसे ही ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं, और वो बर्ड्स माइग्रेट करती हैं ना, वो पूरे दुनिया में माइग्रेट करती हैं, अभी इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक। तो वो ही क्या है, ऐसे ही कई सारे फ्लाईवे बनते हैं। मेजरली ये 9 फ्लाईवे हैं पूरी दुनिया में। 9 फ्लाईवे हैं। उनमें से एक फ्लाईवे है जिसका नाम है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ये सेंट्रल एशिया से निकलता है मोस्टली ना। फ्लाईवे का नाम जिधर से वो निकल के जाता है, जिधर से वो गुजर रहा होता है, उधर के एरिया के, उधर के रीजन के नाम से ही उसका नाम रख दिया जाता है। ओके, तो ध्यान रखना है आपको कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है। तो हम समझ गए कि फ्लाईवे क्या है, फिर हमने समझा कि ये फ्लाईवे किसके काम आता है, तो बर्ड्स के, इसलिए इसका नाम फ्लाईवे रखा गया। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि जो फ्लाईवे है ना, उनको कौन डिसाइड करता है कि ये फ्लाईवे किधर से किधर रहेगा, या चिड़िया किधर से किधर आई थी, ठीक है ना, और इसका नेम क्या होगा। तो ये कौन डिसाइड करता है, ये वाली बात आएगी। तो सबसे पहले ना हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। जो भी माइग्रेटरी स्पीसीज रहती हैं मोस्टली बर्ड्स, उनके ऊपर एक कन्वेंशन किया गया है जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, जिसे हम लोग बोलते हैं CMS। इसको ऑल्सो हम लोग जानते हैं बॉन कन्वेंशन से। ठीक है ना। तो जो आपका CMS है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसी, ये दूसरा नाम क्या है? बॉन कन्वेंशन। ओके, तो आपको एक क्वेश्चन बताना है कि बॉन कन्वेंशन जो है, ये एक तो आपका जो माइग्रेटरी बर्ड हैं उनके ऊपर है, और एक और बॉन कन्वेंशन है जो किसी और के ऊपर है। तो वो आपको कमेंट में बताना है कि दूसरा बॉन कन्वेंशन किसके ऊपर है। तो पहला वाला तो मैंने बता दिया, जो माइग्रेटरी बर्ड्स के ऊपर है। तो हमने समझ लिया फ्लाईवे क्या है, ये बर्ड्स के लिए होते हैं, और ये कितने हैं टोटल? 9 हैं, और ये जिधर से निकलते हैं उधर के हिसाब से इसका नाम रख दिया जाता है। हमने ये भी बात जान लिया कि ये किसके अंडर आते हैं कन्वेंशन, तो ये आते हैं कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसी, CMS, जो से बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं। ओके, तो ये हमें जो कॉमन कॉमन बात थी वो जान ली। अब इनको हम थोड़ा सा चित्र से समझ लेते हैं किधर किधर हैं ये। तो देखो, ये टोटल है 9, इनको किसने मतलब किसके अंडर बताया? CMS के। तो ये किधर किधर हैं इन्हें बहुत बारीकी से आप देख सकते हो। तो क्या है, देखो जिधर जिधर से निकला हुआ, हम लोग अपना सेंटर वाला उठाते हैं, ये ग्रीन सेंटर वाला है, तो ये इधर से आया हुआ है। ये पूरा जो है ये है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ओके, तो ऐसे ही जिधर से निकला हुआ है उधर कई, जैसे ये देखो एक और है, इसको हम बोलेंगे वेस्टर्न पैसिफिक फ्लाईवे, क्योंकि ये वेस्टर्न पैसिफिक से जा रहा है। ऐसे जिधर से ये कोई भी फ्लाईवे निकलता है उस हिसाब से इसका नाम है। जैसे आपने सी में देखा होगा ना, मोस्टली सी रूट रहते हैं। ओके, तो आपने जब 12th क्लास का आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उधर सी रूट के बारे में बताया गया है। तो ऐसे ही सी रूट रहते हैं, जिधर जिधर से भी सी रूट निकलता है, अटलांटिक से निकलेगा तो अटलांटिक के हिसाब से उसका नाम रख दिया जाएगा। उसी हिसाब से बर्ड्स का एक फ्लाई में मतलब आसमान में एक भी होता है, इसलिए इसे बोलते हैं फ्लाई वे। ओके, और किसके अंडर आता है ये हम लोग सीख गए, यही काम की बातें हैं।
बाकी कुछ ज़्यादा खास इसमें काम का दिखा नहीं मेरे को। बाकी अब मुद्दे की बात है ये कि ये फिर न्यूज़ में क्यों था, ये सब बात तो हमने जो देखी ना वो बेसिक स्टैटिक पार्ट था इसका। तो अब ये न्यूज़ में क्यों था, तो न्यूज़ में इसलिए था कि अभी जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है ना, तो उधर कुछ चिड़ियाँ जो इधर से उधर उड़ के गई थी ना, तो उनको कोई दिक्कत हुआ, तो इसकी वजह से ये पूरा आपका जो है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे ये न्यूज़ में आ गया। ओके, तो अब ये इंडिया में इसे कौन देखता है, वहाँ पे तो हमने देखा ना सीएमएस देखता है, बॉन कन्वेंशन। अब इंडिया में कौन देखता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हमेशा ध्यान रखो जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वही इसे देखेगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये देखती है। अब इसने क्या किया, इसने कोलाबोरेशन किया यूएन के साथ में, ठीक है ना, और ये पूरे प्रोग्राम को सेट करने के लिए ऑर्गेनाइज द मीटिंग। तो अभी अपना ये यूएन के साथ मतलब मीटिंग करेगा और फिर कुछ और अच्छे से उपाय निकालेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, इसमें ये देखो माइग्रेशन रूट ओवर द 30 कंट्रीज फॉर डिफरेंट वाटर वर्ल्ड लिंकिंग, ये कई सारे लिंकिंग के लिए अलग अलग तरीके की जगह, जैसे साइबेरिया है जो ब्रीडिंग के लिए, रसिया है, उधर से कुछ इधर इधर आते हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने कुछ बताया हुआ है। आपको ये सब कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया प्रोवाइड क्रिटिकल स्टॉप ओवर साइट्स ओवर 90% ऑफ द बर्ड स्पीसीज नॉन टू द यूज माइग्रेटरी रूट। इंडिया अपना जो है ना वो 90% जो बर्ड स्पेसीज हैं जो माइग्रेटरी रूट लेते हैं ना, उनका जो स्टॉप ओवर है वो अपने उसको प्रोवाइड कराता है। मतलब इंडिया में आके जब भी कोई किधर जाता है तो इंडिया में आके रुकता है। मतलब मान के चलो होटल है जिधर ये स्टे करता है, इनके हाईवे पे जो मतलब ये आपका फ्लाईवे है उस पर ये है, ठीक है ना। नेक्स्ट है चीता प्रोजेक्ट, काफ़ी न्यूज़ में है तो इसलिए ये इसे इम्पोर्टेंट मान लो आप, काफ़ी न्यूज़ में है और ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट भी था। तो जो चीता प्रोजेक्ट है अभी इसके साथ क्या हुआ है कि अभी तुमने देखा होगा काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है कि जो चीता थे उनके कब्स, कब्स मतलब बच्चा, चीता के बच्चा को कब बोलते हैं, तो उनके कब थे ना 2-3, तो उनका डेथ हो गया है। तो उनकी डेथ के बाद में अचानक एकदम सनसनी मच गई है, इंडिया में काफ़ी हल्ला मचा हुआ है कि जो चीता प्रोजेक्ट था ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, इसमें कुछ फेल होने के कुछ आसार नज़र आ रहे हैं क्या। तो इसके लिए क्या हुआ है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और मतलब एक चीता प्रोजेक्ट पे स्टेयरिंग कमेटी बनाई है उन्होंने। तो जो अपना नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ना, एनटीसीए, तो एनटीसीए ने क्या किया है, इन्होंने ना एक चीता प्रोजेक्ट स्टेयरिंग पे एक कमेटी बनाई है, ठीक है ना। अब ये कमेटी जो है इसमें क्या है 11 लोगों को रखा गया है। अब ये 11 लोग क्या करेंगे, 11 लोग बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम थी, सारी प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि क्यों ये ऐसा हो गया, कब क्यों मर गए, और ये भी देखेंगे कि अभी और क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। मतलब जो भी दिक्कतें अभी और भी हैं उनको हम कम कैसे करेंगे वो सारे सॉल्यूशंस बताएंगे। अभी आपने एक और 2-3 दिन पहले आर्टिकल आया था कि रेडियो कॉलर, ये रेडियो कॉलर क्या होता है कि जो आपका जैसे मान के चलो कोई भी एनिमल है, ओके, ये मान लो एनिमल है, ये मैं थोड़ा सा ड्राइंग खराब है, तो इसके कॉलर पे इस एनिमल को क्या करते हैं, एक पहना देते हैं, ऐसा कॉलर होता है उसमें एक रेडियो लगा होता है उसे डिटेक्ट करने के लिए। तो अभी आपको एक बात बताना है, क्वेश्चन कमेंट में लिखना है आपको कि जो रेडियो कॉलर होता है ना उसका वेट कितना होना चाहिए कंपेयर देन एनिमल। जैसे कोई एनिमल है मान के चलो 100 किलो का कोई एनिमल है, तो उसका वेट कितना होना चाहिए रेडियो कॉलर का, 3% होना चाहिए या फिर कुछ और होना चाहिए, ये आप कमेंट में बताएंगे। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए था। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चीता प्रोजेक्ट, तो चीता प्रोजेक्ट क्या है थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। अभी हमने थोड़ा हल्का हल्का बता दिया कि 11 लोगों का एक टीम बनेगा जो इसकी सारी चीज़ों को अच्छे से देखेगा और कुछ बातें बताएगा आगे। तो चीता प्रोजेक्ट क्या था वो हम जानते हैं। जो चीता प्रोजेक्ट है ना ये दुनिया का फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कोई बिग कैट को, बिग कैट मतलब कार्निवोरस, कोई बड़े कार्निवोर को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रांसलोकेट किया गया है। ये पहला प्रोजेक्ट है पूरे दुनिया का, समझ गए ना। तो मतलब ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिसमें एक जगह से मान के चलो कोई कॉन्टिनेंट है एशिया और कोई कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, ठीक है ना। तो अफ्रीका से एशिया, तो क्या हो गया अभी अफ्रीका से कोई हम चीता लेके आए हैं और वो कहाँ लेके आए हैं एशिया में, तो अफ्रीका से चीता एशिया आया, तो इसका ट्रांसलोकेटेड क्या हुआ एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट। तो ऐसे कॉन्टिनेंट में ट्रांसफर करने वाला ये पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें कोई बहुत बड़ी कार्निवोर या फिर बहुत बड़ी कैट आई है। ओके ना, तो ये जो चीता है, टाइगर है, लॉयन है, ये सब लोग कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम इन्हें एक बिग कैट बोलते हैं। ये सब कैट के ही कैटेगरी है, कैट की फैमिली है। तो ये पहला ही इन्होंने यही बताया कि पहला प्रोजेक्ट है जो
वाइल्ड कार्निवोरस ट्रांसलोकेट किया एक जगह से। ओके, अब एक और बात जानते हैं, कीस्टोन स्पीसीज। जो आपका चीता है वो कीस्टोन स्पीसीज है। अब कीस्टोन स्पीसीज क्या होती हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, जो कि हमें आगे भी समझ में आएगा। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा ना एंडेमिक स्पीसीज। अभी एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं? एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में रहती हैं। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रीजन है वो वहीं मिलेंगी और उसके अलावा कहीं और जगह नहीं मिलेंगी। मतलब एकदम पर्टिकुलर रीजन रहेगा, उसी जगह ही मिलेंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं फ्लाइंग स्क्वेरल, ठीक है ना, जो उड़ने वाली गिलहरी होती है वो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, ठीक है ना। ऐसे ही कौंडाना रेट है, वो आपका महाराष्ट्र में जो प्लेटू है वहां पे ही मिलता है। ऐसे ही रेड पांडा, वो एक जगह में गोल्डन लंगूर, वेस्टर्न घाट में ही मिलता है गोल्डन लंगूर। ऐसे क्या है, जो कोई भी ऐसा एनिमल है जो पर्टिकुलर एक लोकेशन पे मिलता है, मतलब कोई भी ऐसा कोई लोकेशन है उधर ही मिलेगा ना, इसलिए उसे क्या कहते हैं, एंडेमिक। ऐसे ही स्पेसीज होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कीटोन स्पेसीज। तो इनका क्या डेफिनेशन है, कीटोन स्पेसीज वो स्पेसीज होती हैं जो आपका जो फूड वेब है ना उसमें टॉप पे होती हैं। पहली बात, सबसे टॉप पे होंगी फूड वेब में। सेकेंड, ये इकोसिस्टम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। यदि ये नहीं होंगी तो इकोसिस्टम मतलब कॉलेप्स हो सकता है। तो सबसे टॉप पे होंगी फूड चेन में और इकोसिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। उन स्पीसीज को हम कहते हैं कीटोन स्पीसीज। ओके, तो कीटोन स्पीसीज के एग्जाम्पल देखे जाएं तो टाइगर आपका कीटोन स्पीसीज है, चीता आपका कीटोन स्पीसीज है। समझ गए, ये सारी कीटोन स्पीसीज हैं। और मोस्टली इनको ना जो हमारा बिलबोर्ड होता है ना, मतलब बिलबोर्ड का मतलब होता है आपका जो जहाँ पे ऐड करवाते हैं उस पे इन स्पीसीज को ही मोस्टली रखा जाता है ऐड के लिए, कि इन स्पीसीज को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अवेयर करो, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लेके आओ। समझ गए ना। तो अभी कमिटी बनाई है, ठीक है ना, कमिटी द फॉर्म वेक ऑफ द रिसेंट डेथ ऑफ द कब्स, वो हमने पढ़ा अभी, जो कब्स थे। अभी मेरे को आप ये बताओ, जो अफ्रीका है ना, हम लोग ये चीता कहाँ से लेके आए थे, अफ्रीका से इंडिया लेके आए थे। तो अफ्रीका में कौन सी कंट्री से लेके आए थे, तो अफ्रीका में आपको पता ही चल गया होगा अब तो, नामीबिया जो है। तो नामीबिया से हम इन चीतों को लेके आए थे और इंडिया में किधर रखा है इन्हें, कूनो नेशनल पार्क में। समझ गए ना। तो ये आपको पता ही चल गया होगा कि नामीबिया से और इन्हें कूनो लाया गया है। तो हमने ये पढ़ लिया चीता प्रोजेक्ट क्या है। हमने देखा कि बर्ड बर्ड में सबसे पहला प्रोजेक्ट है जिसमें एक बड़ी कैट को ट्रांसलोकेट किया गया है। अब बताओ चैलेंजेस क्या है, मतलब ये चीता हैं इनको मजा क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं ये, क्या 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 प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उनके कब्स मतलब कब्स का डेथ हो गया। और चीते भी अभी जो मैंने बताया था ना रेडियो जो कॉलर वाली बात बताई थी मैंने, रेडियो कॉलर वाली, इसकी वजह से बताया गया है कि चीतों के अंदर भी क्या है ना, वहाँ पे इन्फेक्शन फैल रहा है और चीतों की भी जान थोड़ी सी खतरे में है। अब पता नहीं वो क्या होगा, वो तो वो लोग ही बता पाएंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि चीते भी खतरे में हैं, तो चैलेंजेस तो हैं कुछ न कुछ चीतों के वहाँ पे चीता प्रोजेक्ट में। अब चैलेंजेस क्या है, देखो मैं तुम्हें एक कॉमन चैलेंजेस बता देता हूँ जो कि आपको ऑल एनिमल्स में ऐड करने हैं। मैंने बोला था ना स्मार्ट स्टडी में क्या होता है, हम एक टेम्पलेट बनाते हैं और उसे पूरे के पूरे सब जगह GS 1 2 3 4 5 4 और ठीक है ना, उसके अलावा आपका SS5 ऑप्शनल में भी यूज कर सकते हो। ऐसी टेम्पलेट बना के रखा करो। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं उनको हम देख लेते हैं। जो भी एनिमल है ना वो मोस्टली ना 4 से 5 टाइप के चैलेंजेस फेस करते हैं। पहले प्रे रिलेटेड। प्रे का मतलब होता है जो भी उनको खाना है, मतलब उनके खाना को हम क्या बोलेंगे, प्रे। तो सबसे पहला प्रे रिलेटेड। अब प्रे क्या है, प्रे का मतलब कुछ भी हो सकता है जो वो खाता हो, उसके लिए वही प्रे होता है, तो उसका भोजन मान लो। अभी कार्निवोर है तो कुछ एनिमल खाएगा तो उसका प्रे। प्रे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, प्रे रिलेटेड प्रॉब्लम है कि वहाँ प्रे सही से नहीं मिल पाता है, या फिर प्रे की अवेलेबिलिटी कम है, या फिर प्रे को पकड़ नहीं पा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो प्रे रिलेटेड। सेकंड क्या है, सेकंड जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है वो चैलेंज है, वो है आपका यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट का। नेचुरल हैबिटेट। अब नेचुरल हैबिटेट रिलेटेड क्या है कि वो जो यहाँ रहता था उसका जहाँ घर था वो घर उजाड़ दिया गया। मान के चलो वो आपने देखी होगी ना दिल्ली सफारी मूवी, दिल्ली सफारी। तो आप उसको मेंशन कर सकते हो कि दिल्ली सफारी मूवी है ना, उसमें देखा था तुमने कि उनका जो नेचुरल हैबिटेट था ना वो बेचारों का उजाड़ दिया गया, फिर वो इधर उधर पार्लियामेंट में घूम रहे थे अपने अधिकार के लिए। तो मोस्टली जितने भी है ना उनको क्या करा जा रहा है, नेचुरल हैबिटेट की वजह से क्या है ना, ये सब कुछ को मतलब जितने भी एनिमल्स हैं उनको एक बड़ी चिंता है और उनको चैलेंज फेस कर रहे हैं। ये क्यों, क्योंकि एक तो इंफ्रा रिलेटेड, कोई अभी वहाँ पे डैम बन रहा है मान के चलो, या कोई रोड बन रहा है, ये सब की वजह से क्या है, नेचुरल हैबिटेट एनिमल्स का मतलब आप ये मान सकते हो कि नेचुरल हैबिटेट उनका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है इन सब वजह से, जो इंफ्रा रिलेटेड चीज़ हो रही है, डैम रोड या फिर कोई और चीज़ बनाई जा रही है इसकी वजह से। थर्ड चैलेंजेस हैं
उनको सही से स्किल्ड लोग ना होना। स्किल्ड पीपल जो होते हैं ना, अब स्किल्ड लोग होंगे जब उन्हें मतलब सही से केयर करने वाले ना, तो उनका केयर अच्छा होगा। अभी किसी भी टुच्चे आदमी को ला के रख देते हैं, फिर उसे पता ही नहीं है कि चीते को कैसे इसके मतलब कैसे क्या करना है, वो स्किल्ड ही नहीं है, चीता के बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है वो, तो ये भी एक बड़ा दिक्कत है। नेक्स्ट दिक्कत क्या हो सकता है, आप उसको देख सकते हो। तो नेक्स्ट दिक्कत जो है वो हो सकता है उससे रिलेटेड, जो उसका टोपोग्राफी है, जहाँ वो रह रहा है, उसकी टोपोग्राफी किस टाइप की है, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम फेस कर सकता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इनमें, तो यही सब होंगे मोस्टली टाइम पे। चीता है टेंडेंसी टू रेंज ओवर द वाइड डिस्टेंस, मतलब चीता को ना बहुत लंबा लंबा घूमने का आदत होता है, उधर शिकार दूर दूर तक करेगा। अभी इधर घूम रहा है चीता, फिर वो भाग के दूर वाली शिकार करेगा, मस्त भाग भाग के, पहले उसको थका देगा, फिर उसको खा लेगा। तो यहाँ पे क्या है ना, जो अपना कुनो नेशनल पार्क है ये छोटा है, और इसकी वजह से उसे मजा नहीं आ रहा। तो पहला बात क्या है चैलेंज, कि वो उधर उसे लंबा जगह चाहिए होता है, वाइड एरिया, लेकिन वो कुनो नेशनल पार्क में स्मॉल साइज है, तो उसे मजा नहीं आ पा रहा है। तो ये एक चिंता की बात है। एनिमल बिहेवियर इशू रिलेटेड टू, अभी एनिमल का जो बिहेवियर है वो भी थोड़ा इशू रहता है। जैसे मान के चलो आप ही हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, सपोज दैट आप रहते थे मान के चलो गांव में, जब आप प्रिपरेशन के लिए दिल्ली नहीं आए थे, अभी आ गए दिल्ली, तो क्या है ना, एक दो दिन में तो आपका बिहेवियर चेंज नहीं हो जाता ना। जो आप गांव से आए थे इधर, तो बिहेवियर रिलेटेड आपको बहुत सारे दिन तक दिक्कत रहता है। तो सेम टू सेम ऐसी ही इसके लिए है। जो एनिमल्स हैं वो बिहेवियर रिलेटेड इशू कैसे करते हैं, एनिबिलिटी टू द लर्न डिस्पर्सल एंड मूवमेंट, फॉरगेटिंग टेरिटोरियल अग्रेशन। अभी मान के चलो जब हम गांव में थे तो हमें पता होता था ये वाली गली यहाँ पे जाती है, यहाँ खत्म होती है, फिर यहाँ एक दुकान है, फिर मस्त आप इधर से गए, दुकान से कुछ लिए, फिर वापस इधर आ गए। तो ऐसे ही क्या था, जहाँ वो टाइगर पहले से, चीता सॉरी, रह रहा था, तो उसे उसका सब कुछ पता था, किधर क्या है, किधर से भागते हुए जाना है और किधर वापस आ जाना है। लेकिन इधर वो बिहेवियर में उसके में थोड़ी दिक्कत है, उधर नहीं जा पाता ये, और कभी कभी रास्ता भूल जाता है। लैक ऑफ सिमिलर प्रे बेस, अभी मैं बोला ही था आपको कि प्रे की दिक्कत रहती है इनको, कि वहाँ पे खाना सही से नहीं मिल पाता है, जो चीज़ उन्हें चाहिए होती है, जो पहले नेटिव जो इकोसिस्टम था ना, वहाँ पे जो प्रे मिलता था वो इधर नहीं मिल पा रहा है, ये भी एक दिक्कत है। डिफिकल्टी विद पोस्ट रिलीज मॉनिटरिंग, अभी मैंने बोला था ना, स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं हमें, जो कि उनकी देखभाल करें। तो फिर वो देखभाल के लिए क्या हुआ, कि थोड़े से स्किल्ड लोग थे नहीं वहाँ पे, कोई ऐसे ही टुच्चे लोग रख दिए गए जिनको खुद पता नहीं था कि इसके साथ क्या करना है। वो बस देख के फोटो खींच के अपने सोना बाबू को भेज रहे थे, देखो चीता चीता शेर चीता, फिर वो करना क्या है वो भूल गए सब। फॉरेस्ट अक्रॉस इंडिया सफर, हाँ, एक और बड़ी दिक्कत है जो है, जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनसे, स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है अभी। जो अपनी मोस्टली फॉरेस्ट है उसमें क्या है ना, कि लार्ज पॉपुलेशन जो स्ट्रे डॉग्स की है वो इधर उधर घूमती रहती है। अभी देखो क्या है, जैसे ये मान के चलो आपका टाइगर है, अब ये टाइगर उधर घूम रहा है, तो क्या होगा, कुत्ता आएगा और कुत्ता फिर इधर इसे देखेगा, तो फिर उसे अच्छा नहीं लगेगा, सोचेगा ये कौन सा जानवर आ गया, फिर वो भौंकेगा इस पे। फिर उसके बाद में क्या है, कभी कभी आजू बाजू घूमता रहेगा इसके। तो इससे क्या हो रहा है, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। मोस्टली एक वायरस होता है जिसका नाम होता है पार्वो वायरस। पारो वायरस है एक, ये आपके जो चीता होते हैं ना, चीतों के लिए काफी डेंजरस है पारो वायरस। और ये पारो वायरस का वेक्टर डॉग हो सकता है। अब ये कैसे समझते हैं, मान के चलो ये डॉग है कोई, ओके, और ये चीता है। तो क्या हुआ, डॉग था, डॉग इधर से आया, यदि इसको यहाँ पे पार्वो वायरस मिल गया, तो क्या होगा, ये डॉग इधर से निकला, पारो वायरस को इसने लिया क्योंकि इसका ये वेक्टर बना, और इधर ये चीता था, उधर ये घूमने लगा। तो क्या होगा, ये पारो वायरस यहाँ से आके चीते में लग गया, जिसकी वजह से चीता बीमार हो सकता है, चीते की मौत हो सकती है। तो यही इन्होंने बताया है कि जो ये खुले कुत्ते घूम रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स, इनकी वजह से क्या है, एक पैथोजन जो है कैरी कर सकते हैं ये लोग, पारो वायरस का, और इसकी वजह से चीता बीमार हो सकता है। तो इसका एक वेक्टर बन सकता है जो स्ट्रे डॉग है, खुला हुआ कुत्ता। तो फिर ये इन्होंने बताया कि ये क्या मैंडेट्स करेंगे, तो वही अच्छी अच्छी बातें जो मैंने आपको बता दी वही सब इन्होंने लिखी हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टाइगर ट्रांसलोकेशन। अब ये टाइगर ट्रांसलोकेशन का जो मतलब प्रोजेक्ट था, ये फेल्ड हो गया, और फिर ये नेगेटिव न्यूज बनती है। तो नेगेटिव न्यूज ज़्यादा अवॉइड करता है यूपीएससी पूछने में मोस्टली टाइम पे। फिर भी देख लेते हैं क्या था टाइगर प्रोजेक्ट। देखो अभी हम लोगों ने देखा चीता प्रोजेक्ट, हम लोगों ने पढ़ा है पहले लॉयन प्रोजेक्ट, हमने देखा टाइगर प्रोजेक्ट। ये तीन प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ देख चुके हैं अभी। तो ये इस वाले ही न्यूज में दो प्रोजेक्ट कवर होते हैं, तीसरे प्रोजेक्ट जो लर्न प्रोजेक्ट है उसका मैंने क्वेश्चन भी रखा हुआ है। तो ये तीन प्रोजेक्ट हैं, तो देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंस है ये बिग कैट्स का।
बिग कैट मतलब बहुत जरूरी है, तभी इन्हें हम क्या बोलते हैं, की स्टोन स्पेसीज, क्योंकि इनका बहुत जरूरी है रहना, क्योंकि ये नहीं होंगे तो पूरा अपना इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है, और इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा तो फिर आपको पता है क्या होने वाला है। तो ये टाइगर ट्रांसलोकेशन जो है वो हमने समझ लिया कि ये नेगेटिव है, क्योंकि फेल हो गया था। अब ये क्या था, एक बार हम इसे डिटेल में जान लेते हैं। देखो टाइगर जो थे ना, उनका जो रीलोकेशन करना था, ये प्रोजेक्ट लगभग 2018 में बताया था, कि 2018 में आया था और कहा था कि ये हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि इसे जो अपना एनटीसीए है ना, एनटीसीए का मतलब होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो इसने इससे कहा कि ठीक है हम इसे करते हैं। तो इसमें करने के लिए हमें क्या चाहिए था, सबसे पहले कि हम कहीं से टाइगर उठाएंगे और दूसरी जगह रख देंगे। यहाँ इसको मतलब टाइगर रिजर्व से हमने टाइगर लिया और किसी दूसरे टाइगर रिजर्व में रख दिया, और बस क्या हो गया, यही टाइगर प्रोजेक्ट हो गया। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं करनी है, एक टाइगर कहीं से उठाना है और दूसरी जगह रख देना है। अभी ये टाइगर जो रखे जा रहे हैं, ये क्या है, ये कोई इस मतलब कोई कॉन्टिनेंट एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं, नहीं, ये तो इंटर स्टेट हो रहा है ना, स्टेट के आपस में ही एक दूसरे जगह ले जा रहे हैं। तो ये किधर से किधर ले गए थे उसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ये उड़ीसा है, ठीक है ना। उड़ीसा में एक आपका टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है सतकोसिया टाइगर रिजर्व या सतकोसी टाइगर रिजर्व। अब इधर एक भी टाइगर नहीं है, एक भी टाइगर नहीं है। इधर लोग जाते हैं और फिर लोगों से ये ले लेते हैं कि लाओ पैसा दो टाइगर देख लोगे, फिर लोग पूरे दिन घूमते रहते हैं और पता चलता है उनको कि उधर कोई टाइगर दिखाई नहीं। फिर वो पूछते हैं कि भैया इधर टाइगर तो मिला नहीं मेरे को, तो कह देते हैं वो सो रहा था तो इसलिए तुमको दिखाई नहीं दिया। ओके, चलो ये एक जो के पार्ट था। तो हम लोग देखेंगे कि ये उड़ीसा है ना, उड़ीसा में इन लोगों ने टाइगर्स को ले गया गया था। तो उड़ीसा में कहाँ पे, सतकोसिया टाइगर रिजर्व में। अब ये कहाँ कहाँ से लेके आए थे तो देखते हैं। देखो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत इनकी ये थी कि इन्होंने जो मेल टाइगर था वो कहीं और से उठाया और फीमेल टाइगर कहीं और से उठाया। शायद इनका बॉन्ड बनने में भी काफी टाइम लग गया होगा। फिर इन दोनों को क्या किया, सतकोसिया में डाल दिया। तो जो मेल था ना, मेल टाइगर, इसका नाम था महावीर, ध्यान रखना है, मेल का नाम था महावीर, और जो फीमेल था उसका नाम था सुंदरी। ओके, तो आज से हम लोग ना महावीर और सुंदरी को पढ़ेंगे और कालू और क्या कहते हैं भूरी को हटा देंगे। तो महावीर और सुंदरी ये दो थे। तो अभी जो महावीर है वो मेल है और सुंदरी जो है वो फीमेल है। इन दोनों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में सतकोसिया टाइगर रिजर्व में ट्रांसलोकेट कर दिया। पर हुआ क्या, फिर वो आगे देखते हैं कि अभी एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से सिंपली, जैसे मतलब इजी मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि महावीर जो था वो किधर से, तो कान्हा, जो अपना कान्हा टाइगर रिजर्व है वहां से, और सुंदरी कहाँ से थी, बांधवगढ़ से। इन दोनों का कुछ आपको देख लेना है कि ये किधर किधर लोकेटेड है। थोड़ा बहुत तो मैं अभी करा दूंगा, लेकिन फिर भी आपको लोकेशन देख लेनी चाहिए जाके कि इन दोनों को किधर है। तो मध्य प्रदेश में किधर है बांधवगढ़, और जो कान्हा टाइगर रिजर्व है वो किधर है, फिर इनका थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें भी आप पढ़ लेना। और यदि नहीं आपके पास है टाइम तो फिर मैं पढ़ाई दे रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया टाइगर प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट कौन कर रहा था, किसके अंडर होते हैं, तो एनटीसीए के, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ओके, तो आपने देखा था दो मेल फीमेल कहाँ कहाँ से लिए गए थे वो हमने समझ लिया। अब ये फेलियर क्यों हो गया, ये प्रोजेक्ट फेल क्यों हो गया, अभी तो हमने प्रोजेक्ट के बारे में देखा, तो अभी देखेंगे हम लोग प्रोजेक्ट फेल क्यों हो गया। अभी जो मैंने की पॉइंट्स बताए थे आपको ना, सरल सरल से की पॉइंट्स, वही सोच लो सब और आपको समझ में आ जाएगा फेल क्यों हो गया। आओ सोच लेते हैं। कोई भी हम कहीं से भी जो अभी दिक्कत देखेंगे ना, चैलेंजेस कोई भी स्पेसी है जो फेस कर रही है, उसके वही 4-5 चैलेंजेस होते हैं। नंबर फर्स्ट चैलेंजेस, आप सोचो अभी मैंने बताया था प्रे रिलेटेड, उसको जो प्रे चाहिए होता है वो मिल नहीं पाता है, ठीक है ना, इसकी वजह से वो चला जाता है। सेकंड मैंने बोला था नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट का मतलब जहाँ वो रहता था फिर उसे ट्रांसलोकेट किया गया है, तो फिर उसे मजा नहीं आया, वहाँ पे उसका बिहेवियर चेंज हो गया होगा, कुछ भी हो गया होगा उसको लेके। फिर मैंने बोला था कि वो आपको स्टाफ कैसा चाहिए, स्किल्ड स्टाफ चाहिए। एक स्किल्ड आदमी होगा तो वो जानता होगा टाइगर को क्या खिलाना है क्या पिलाना है। अभी वो टाइगर मांस खाता हो और फिर उसे घास डाल रहा हो, अनस्किल्ड होगा तो उसे क्या पता ना, मतलब इतना तो कहोगे सबको ही पता होता है कि मांस खाता है, फिर भी वो कितने बजे खाता है क्या रहता है उसका, सब कुछ सिखाया जाता होगा। जब स्किल्ड की बात आ रही है तो इतना तो हम लोग भी जानते हैं, हम लोग भी तो अनस्किल्ड है ना टाइगर के मामले में, कि टाइगर कब कितने बजे उठता है सोता है, कब ब्रश करता है, ये सब बातें स्किल्ड आदमी को ही तो पता होंगी ना। तो पहला प्रे नहीं होगा, नेचुरल हैबिटेट, जो स्टाफ है वो सही से आपका स्किल्ड नहीं किया गया है, ठीक है ना। और फिर कहीं फंड नहीं मिला है, इधर फंड मिला होगा तो फिर लोगों ने कहीं और खर्च कर दिया होगा, टाइगर को वो क्या कहते हैं मीट न देने की बजाय खुद खा लिए होंगे ऐसे करके। तो ये अपने 4-5 पॉइंट थे।
तो यही सब दिक्कतें इधर थी। एक और हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत जो मैं बताना भूल गया था, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। ये एक वन ऑफ द बड़ा चैलेंज है, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। अभी ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट कैसे होता है कि वो उधर एनिमल का घर है ये, और उधर ही फिर ह्यूमन जाके अपना कोई प्रोजेक्ट बनाएगा, कुछ और करेगा। नहीं तो उधर जाके फिर आप गाड़ी लेके घूमोगे, कहोगे लो चीता देखो चीता देखो, फिर वो शेर लाया चीता, चीता लाया शेर, जो भी है। तो फिर उस चक्कर में क्या है ना, उनको भी काफी अनकंफर्टेबल फील हो। तो सोचो ना आप कि आप अपने घर में बैठे हो, रोटी खा रहे हो, और कोई आदमी आ जाए फिर आपको देखेगा, ओ देखो 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 ये खाना खा रहा है, देखो देखो ये कैसे खाना खाता है, देखो अभी ये मुंह में लेगा और को कैसे क्या करेगा, बाइट कटेगा। तो फिर क्या होगा, आपको खुद बहुत बुरा लगने लग जाएगा। आप रोटी रख दोगे, फिर उसके बाद पहले तो उसी को ढूंढने जाओगे, साला रुक तेरे को बताता हूँ मैं कैसे खाता हूँ। समझ गए ना। तो ये सब चीज़ों से दिक्कत एनिमल्स को भी होती है। तो ये सब को अच्छे से समझना चाहिए हम लोगों को। तो हमने समझा ना टाइगर प्रोजेक्ट क्या था। हमने देखा 2018 में आया था, और ये किधर किधर से कहाँ कहाँ से पार्क से कौन से टाइगर रिजर्व से किधर लेके गए, वो हम पूरा समझ गए। फेल क्यों हो गया, हम पूरा समझ गए। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ये टाइगर रिजर्व न्यूज में आए हैं, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, वो हमने बताया ना आपको किधर है, ये उड़ीसा में है। और ये सेकंड बिगेस्ट टाइगर रिजर्व है, और कहाँ का, उड़ीसा का, आफ्टर सिमली। बस सेकंड बड़ा टाइगर रिजर्व है, और इधर टाइगर कोई नहीं है। तो सिमलीपाल इनका सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है उड़ीसा वालों का। सेकंड वो कान्हा नेशनल पार्क। तो कान्हा नेशनल पार्क काफी फेमस है, आपको जानते होगे ना, एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। अब ये थर्ड जो था वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क था। बांधवगढ़ नेशनल पार्क से ना एक चीज बहुत अच्छी आती है कि ये दुनिया का बर्ड का मैक्सिमम डेंसिटी वाला नेशनल पार्क है। टाइगर्स की डेंसिटी जो है ना, वो सबसे ज्यादा किसमें है, बांधवगढ़ में। मतलब यहाँ हर गली मोहल्ले खोपचे में आप जाओगे ना, टाइगर मिल जाएगा। सबसे ज्यादा डेंसिटी टाइगर की कहाँ है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कहीं पे भी कभी क्वेश्चन बनाएगा ना, तो वो ऐसे करके पूछ लेगा कौन से में सबसे ज्यादा जो टाइगर हैं वो किधर डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। मतलब हाईएस्ट हाईएस्ट नंबर इंडिया में नहीं, पूरे बर्ड में। तो मैंने बर्ड का आपको बता दिया। अभी जैसे ऐसा रहता है ना, मोस्टली जो आपने जितने भी टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है ना, उधर क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें तीन टाइप होते हैं मोस्टली क्वेश्चन के। वो पूछ लेगा पहले कि टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क ये किस स्टेट से है। मतलब ऐसे बोल देगा, मैच कर दो कौन से स्टेट से आता है। सेकेंडली पूछ लेगा कि इसके बाजू से या फिर इसमें से कौन सा रिवर निकलता है। थर्ड पूछ लेगा कि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या बायोस्फीयर रिजर्व है, वो कौन सा वाला है इसमें। और फिर या फिर पूछ लेगा कि वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है इसमें कौन सा वाला नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व आता है। या फोर्थ पूछ सकता है इधर कौन सा क्लाइमेट है। ठीक है, तो आप इन पॉइंटों को लिखते रहो। ये चार ही तरीके से क्वेश्चन बनते हैं नेशनल पार्क के या फिर टाइगर रिजर्व के ऊपर, कि ये किधर है, कौन सी स्टेट में है, कौन सी रिवर है, और ये कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके आजू बाजू, और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। अब हर एक का क्लाइमेट रटने नहीं बैठोगे, कोई एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है ना, ऐसे दो चार ही हैं जिनका एक्सट्रीम कुछ होता है, या तो बहुत कूल है, ठीक है ना, और या फिर कुछ और अलग टाइप का है, तो उसको ही देखना है, बाकी सबका याद करना नहीं बैठना है। तो ये वाली तीन चीजें आपको बराबर सबकी याद करनी है, ठीक है ना। या फिर आप ये और ध्यान कर सकते हो कि कौन सी रेंज पे है, कोई माउंटेन रेंज है उसके ऊपर तो नहीं है ये, तो ये वाली बात कभी पूछेगा कि हाँ मैच कर दो, ये कौन सी माउंटेन रेंज पे है, तो फिर आप मैच कर देना। ऐसे 5 या 6, मान के चलो 10 ही निकलेंगे जो कोई माउंटेन रेंज पे रहे होंगे, तो आप उनको याद कर लेना। ओके। बाकी ये मैंने ये माउंटेन रेंज वाला खुद बताया क्योंकि ऐसा कभी उन्होंने पूछा नहीं, लेकिन बना सकते हो, नदियां पार्क ये सब खत्म हो जाएंगे तो फिर वो रेंज के ऊपर बन जाएंगे। ओके, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इनको लिखते जाएं कि क्या क्या नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो आप देख लेते हैं, जो सतकोसिया है ना, जो आपका सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, ये आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ महानदी और सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, उन दोनों के बीच में ही ये है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। ओके, और ये पड़ता कहाँ है, तो वो हमने देखा था उड़ीसा में पड़ता है। अभी देखें कान्हा नेशनल पार्क, तो ये मैकाल रेंज पे है, इसका रेंज लिख लेना। मैकाल रेंज पे आपका है कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है ना। जो मैकाल रेंज किसकी है, चाहे ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा, सतपुड़ा की, जो एमपी में है। अभी बांधवगढ़ किधर है, तो विंध्या पे, जो विंध्याचल अपना हिल्स है ना, ये विंध्या हिल्स है, उसी पे बांधवगढ़ पड़ता है। तो ये हमने सब देख लिया। अब ये पूरा टाइगर रिजर्व को, सॉरी, टाइगर प्रोजेक्ट को कौन कर रहा है, किसके अंडर चल रहा है, तो वो अपने हम पहले देख लिया। एनटीसी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, एक स्टैचुरी बॉडी है, ठीक है ना। अभी ये एक और चीज मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि मोस्टली स्टैचुरी बॉडी क्या होती है, शायद आपको पता ही होंगी। स्टैचुरी बॉडी वो बॉडी होती है जो किसी एक्ट के थ्रू बनाई जाती है।
कोई भी एक्ट है, एक्ट के थ्रू जो बनाई जाती है वो स्टैचुरी बॉडी होती है। मोस्टली आपने पढ़ा होगा ना पॉलिटी में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ठीक है ना, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ठीक है ना, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में ही आती है स्टैचुरी बॉडी। जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिनके आर्टिकल हैं, मान के चलो अभी कोई भी ऐसा है जिसका 148 है, ठीक है ना, ये आर्टिकल है कैग का, तो कैग क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। अभी यूपीएससी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। आपकी मान के चलो इलेक्शन कमीशन है, ये क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। अभी आपको पूछा जाएगा कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं, ये क्या है, स्टैचुरी बॉडी। अब स्टैचुरी बॉडी है तो मैंने इसका डेफिनेशन आपको बताया ना, ये किसी एक्ट से बनी होगी। अब क्वेश्चन यहाँ था, वो मैंने तुम्हें वैसे ही एक्स्ट्रा में ज्ञान दे दिया। तो अभी स्टैचुरी बॉडी है तो किसी एक्ट से बनी होगी, तो वो क्वेश्चन पूछता है कि ये स्टैचुरी बॉडी किस एक्ट के अंडर आती है। और ऐसे 4-5 क्वेश्चन है, एक वाटर बोर्ड के बारे में पूछा हुआ है, ऐसे करके 4-5 क्वेश्चन बने हुए हैं, उन्होंने ऐसा डायरेक्ट पूछा हुआ है कि भाई ये कौन सी वाले एक्ट से बना है। तो ध्यान रखना है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है स्टैचुरी बॉडी, ये आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ना, इसके अंडर बनी हुई है। ओके, तो ये पूरा कवर हो गया। हमने देखा कि टाइगर जो प्रोजेक्ट था वो क्या था, और ये किधर किधर से उठाए थे इन्होंने टाइगर्स, और ये फेल क्यों हो गया, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लिया। चलो, हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर ही रहे थे, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट न्यूज में क्यों है, तो मोस्टली अभी न्यूज में इसलिए कि अभी इन्होंने नोटिफिकेशन डाला है, जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसने कहा है कि हम इसे अमेंड करेंगे। तो भाई अमेंड होने दो, तब पढ़ लेंगे। अभी क्या है, जैसे ही अमेंड होगा फिर वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस वालों को मजा नहीं आएगा, फिर वो उधर डेली बरसात कर देंगे आर्टिकल्स की, देखो क्या हो गया क्या नहीं हो गया। लेकिन अभी एक क्वेश्चन जान लेते हैं इससे पहले कि भाई अमेंड क्यों करना है भैया, सब कुछ तो इतना मस्त चल रहा है, फिर ऐसा क्या चल रहा है आपको कि आप इसे अमेंड करना चाहते हो। तो देखते हैं क्या इनको क्यों अमेंड करना है। देखो, इसमें ना थोड़ा बेसिक बेसिक हम कुछ बातें जान लेते हैं। जो नेशनल जो अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, इसमें ना 6 शेड्यूल्स हैं। ओके, 6 शेड्यूल है, 1 to 5 और फिर 6 है वो प्लांट्स के लिए है, 1 to 5 है वो एनिमल्स के लिए है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखनी है, टोटल 6 हैं, 1 से 5 एनिमल के लिए और 6 प्लांट के लिए। तो मतलब प्लांट की बात भी करता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, तो अभी 6 हैं। अब इनका 6 का क्या सीन है वो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। अब ये देखो, ये जो मैंने एरो बनाया है ना, इधर है ना सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस किधर होंगे, इधर रिस्ट्रिक्शंस एक पे। फिर जैसे जैसे हम 1 से 2, 3, 4, 5 की ओर बढ़ेंगे ना, तो उधर क्या होगा, रिस्ट्रिक्शंस कम होते चले जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि एक जहाँ है वहाँ बहुत टाइट, मतलब जो अपने लॉ कानून है, फिर 2 पे थोड़ा सा कम, 3 पे कम, 4 पे कम और 5 पे और कम। तो आपको इतना पहले जो फर्स्ट पे आता है ना, वहाँ तो इतने टाइट हैं कि भाई उधर तो आप एनिमल को मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखेंगे। फिर 5 तक आते आते ना आपको इतनी छूट दे देंगे, जो बर्मेन्स होते हैं ना, कि आप इन्हें मार सकते हो, किल कर सकते हो। तो मतलब समझ गए ना। तो एक ऐसा है जिसको आप छू भी नहीं सकते, मतलब इतना प्रोटेक्टेड, और एक ऐसा 5 पे आते आते कि आप इसे मार सकते हो। तो मतलब फर्स्ट रैंक वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमने देखा अभी कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, और हमने देखा ये न्यूज़ में क्यों है। अब ये न्यूज़ में क्यों है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये नहीं बताया। अभी एक टाइप का ना ब्रीडिंग होता है, जिसे बोलते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग। अब ये कैप्टिव ब्रीडिंग जो है, ये क्या है, ये एक टाइप का इंसेतु ब्रीडिंग है। अब आप इंसेतु और एक्सेतु ब्रीडिंग शायद जानते होंगे, यदि आपने थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट का भी पढ़ा होगा तो कैप्टिव ब्रीडिंग सिर्फ इतना याद रखो कि एक टाइप का इंसेतु ब्रीडिंग है। अभी थोड़ा मैं समझा देता हूँ इंसेतु क्या होते हैं और एक्सेतु क्या होते हैं, ठीक है ना। जो एक्सेतु होते हैं, इसमें एनिमल को क्या कहते हैं, एनिमल जिधर रह रहा है, ठीक है ना, जिधर भी रहता है वो, उधर ही उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसकी ब्रीडिंग की जाती है। और इन सेतु में क्या होता है कि जिधर वो एनिमल रह रहा है उधर हो सके तो ठीक, नहीं तो उसे कहीं ले जाया जाएगा और ले जाके किसी खोपचे में उसका ब्रीडिंग करवाया जाएगा, उस पर अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। जैसे बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, इन सेतु का। तो इन सेतु में क्या है, आपको बाहर ले जा सकते हो आप उस एनिमल को, और एनिमल को बाहर ले जाके इजीली उसका ट्रीटमेंट या फिर उसकी ब्रीडिंग करवाई जा सकती है। और एक्स सेतु में क्या है, उसे ढील देते हैं। जैसे एक्स सेतु का एग्जाम्पल है नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व,
बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे के सारे एक्स सेतु के एग्जाम्पल्स हैं। बात समझ में आई ना? तो इन सेतु एक्स सेतु आपको समझ में आए होंगे। और इन सेतु में हमेशा जहाँ वो रह रहा है वहाँ पे ही ट्रीटमेंट नहीं होता है, वहाँ पे ब्रीडिंग नहीं होती है, कहीं दूसरी जगह ले जाएंगे और वहाँ पे जाके ब्रीडिंग करवाएंगे, जैसे मैंने बोला ना बोटेनिकल गार्डन हुआ। ओके, तो जो कैप्टिव ब्रीडिंग होती है एक इंस्टीट्यूट टाइप की ब्रीडिंग है। ये जो ब्रीडिंग है ये इसके जो राइट्स थे ना ये साइट्स देता था। ये भी एक आपको बताना है मेरे को कि साइट्स का फुल फॉर्म क्या होता है। कमेंट में प्लीज जरूर बताया करो, जिससे क्या है ना मेरे को भी अच्छा लगता है कि आप कुछ बता रहे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, फिर आप ऐसे देखते हो क्या करते हो, मेरे को भी कुछ पता नहीं चल पाता है। ठीक है ना? तो जो आपका साइट्स है ना वो उसके अंडर आता था कैप्टिव ब्रीडिंग। तो अब कैप्टिव ब्रीडिंग उसके अंदर आता था ना, तो अभी इंडिया ने सोचा कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसमें कैप्टिव ब्रीडिंग को इंक्लूड कर देते हैं हम लोग। अब इंक्लूड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, इसे अमेंड कर रहे हैं। बात समझ में आई होगी आई होप। तो इन्होंने यही बताया कि कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज प्रोटेक्टेड अंडर साइट, तो ये अपने इसके अंदर रेगुलेट नहीं होती थी WLP के, ठीक है। अभी वो कैप्टिव ब्रीडिंग को इसमें ला रहे हैं, बस यही बात है पूरी। चलो देखो ये वाइल्ड लाइफ आ गया, तो इससे रिलेटेड कुछ 2-3 मैंने PYQ डाले हैं, बाकी तो कहीं से आए नहीं थे PYQ, तो इसमें आए हैं, उनको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। आपको करना है क्या है कि PYQ को पढ़ना है, मैं पढ़ दूंगा उसका आंसर बता दूंगा, लेकिन आपको जैसे ही जिसका जो भी होगा ना, तो प्लीज जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो ना तो आप उसे पोज करना, एक बार इसे पढ़ना ये क्या क्वेश्चन कहना चाहता है, उसके बाद उसका आंसर लिखना नीचे, और उसके बाद फिर वीडियो को आगे देखना शुरू करना। यदि आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो किसी भी चीज का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आपको खुद कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो देखो, इफ ए पर्टिकुलर प्लांट स्पीसी इज प्लेस्ड अंडर द शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन। अभी पूछ रहा है किसी कोई प्लांट है, ठीक है ना, कोई भी प्लांट है मान के चलो, उसकी स्पेसीज को हमने 6 शेड्यूल में रख दिया है। अब ये 6 शेड्यूल में रख दिया गया है, तो उसके अंडर जो उसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे ये बताना है हमें। तो हम देख लेते हैं क्या होंगे। इधर हम लास्ट से शुरू करते हैं। सच ए प्लांट इज इन्वेजिव एंड हार्मफुल टू इकोसिस्टम। भाई मेरे, जब भी किसी को हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या किसी एक्ट के अंदर रखते हैं तो हम उसका क्या कर रहे होते हैं? प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं ना। प्रोटेक्शन क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा होता है, मतलब खत्म हो रहा होता है, एक्सटेंड कर सकता है, इसीलिए हम उसका क्या कर रहे होते हैं? प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। जब भी हम किसी को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या फिर किसी भी एक्ट के अंदर रखा जाता है, वो भी इसने बोला है कि उसे हमने 6 शेड्यूल में रखा है, तो मतलब समझ रहे हो ना कि काफी बड़ी दिक्कत में है, तब वो रखा गया है प्लांट 6 शेड्यूल में, तो उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं हम लोग। लेकिन ये कह रहा है कि ऐसे प्लांट इन्वेजिव एवं हार्मफुल होते हैं इकोसिस्टम के लिए। भाई ये इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल होता तो हम इसका प्रोटेक्शन कर रहे होते? नहीं ना, इकोसिस्टम के लिए अच्छा है तभी तो हम इसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं ना। तो ये सिंपली क्या हो गया? गलत। अब यहाँ पे एक जो कीवर्ड है इन्वेजिव स्पेसीज। इन्वेजिव स्पेसीज क्या होती हैं? एक ऐसी स्पेसीज होती है दूसरे गांव से आती हैं, दूर गांव से आई, और यहाँ जो इसकी नेटिव स्पेसीज थी, नेटिव मतलब वहाँ की लोकल स्पेसीज थी ना, उसको डिक्रीज करने लग जाती हैं। डिक्रीज करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ पे इनका बोलबाला होता है, और ये वाली स्पेसीज वहाँ की बेताज बादशाह बन जाती है, और जो वहाँ की नेटिव स्पेसीज थी या तो वो खत्म हो जाती है या फिर वो बहुत कम रह जाती है। इन्वेजिव स्पेसीज इकोसिस्टम के लिए एक अलग खतरा है, तो आप ध्यान रखना है। इन्वेजिव स्पेसीज एक डेंजरस खतरा है, आपकी बहुत खतरनाक है, किसके लिए? इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि ये इकोसिस्टम में जहाँ भी घुसती है ना उधर अपना मतलब एकदम पूरा राज कर देती है, वहाँ की बेताज बादशाह बन जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कांग्रेस के राज। अब इसको कांग्रेस पार्टी से मत कनेक्ट करना, ठीक है ना? कांग्रेस ग्रास ये एक टाइप की आपकी इन्वेजिव स्पेसीज है, तो आप समझ गए होंगे। तो ये प्लांट स्पेसीज जो इन्वेजिव होती तब भी नहीं हम उसे उसमें रखेंगे, और या फिर क्या कहते हैं ये इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल होती तब भी नहीं रखेंगे। तो पहला तो गलत हो गया, सॉरी डी तो गलत हो गया। इट इज ए जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट। हाँ भाई, जो GM क्रॉप्स होती हैं उनको यहाँ क्यों रखेंगे? GM क्रॉप्स तो हम लोग जानते हैं मोस्टली कुछ जो है ना आपकी कॉटन के लिए है, जो अपने यहाँ इंडिया में चल रही है, तो उसको हम इसमें क्यों रखेंगे? वो तो अलग चीज है, तो ये गलत हो गया। सच ए प्लांट कांट बी कल्टिवेटर अंडर एनी सर्कमस्टेंस। ये वाले प्लांट कहीं पे भी कल्टीवेट नहीं किए जा सकते किसी भी सर्कमस्टेंस में। अरे भाई ऐसा हो जाएगा कहीं कल्टीवेट ही नहीं होंगे तो फिर ये वैसे ही खत्म हो जाएंगे। कॉमन सेंस वाली बात है ना भाई, यदि हम इन्हें कल्टीवेट कर ही नहीं सकते, कहीं पे भी कल्टीवेट नहीं कर सकते, उगा नहीं सकते, तो फिर ये होगा क्या? एक प्लांट है उसको कब तक रखोगे? एक दिन मरना ही है उसको, तो खत्म हो जाएगा। ये भी गलत गया।
तो अपने आप क्या आ गया, सही। लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट। हाँ, इन प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए लाइसेंस तो चाहिए होगा, लेकिन कल्टीवेट कर सकते हैं भाई। अभी देखो क्या होता है ना, ये दो जो आपका ए एंड बी है ना, वो इंट्राडक्टरी है, एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें कह रहा है कि कल्टीवेट कर सकते हैं और इसमें कह रहा है कल्टीवेट नहीं कर सकते। तो यही समझ में आ जाता है मुझे, आगे वाले दो पढ़ने ही नहीं है, कि इन दोनों में से ही कोई एक सही है। तो ये दोनों अपने आप काट सकते हो, 50-50 हो गया। जब भी कोई भी दो ऑप्शन आपस में क्या होते हैं, इंट्रा मतलब आपस में अपोजिट फीलिंग्स दे रहे होते हैं, कि वो कह रहा है कल्टीवेट करना है, वो कह रहा है नहीं करना है, तो मतलब इन दोनों में ही से कोई एक सही है। वो आपको पता करना होगा कौन सा वाला सही है। तो आपका पहला हो गया। दूसरा देखते हैं। इन इंडिया एपी स्पीसीज ऑफ टॉर्टोइज इट डिक्लेयर प्रोटेक्ट अंडर शेड्यूल। ओके, ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो अब कोई कछुआ है, टॉर्टोइज है, उसकी कोई एक स्पीसीज है जो शेड्यूल फर्स्ट में रख दी गई है, ठीक है ना। तो इसके क्या एम्प्लाई है, मतलब क्या इसको क्या क्या मतलब प्रोटेक्शन मिलेगा। तो आप याद करो कि फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, तो सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस कहाँ होते हैं, फर्स्ट पे। अब जितने भी बहुत ज्यादा ही डेंजरस एनिमल हैं, जैसे टाइगर है, ठीक है ना, टाइगर है, और टाइगर के अलावा चीता है, ये सब के सब, टाइगर, चीता और भी एनिमल हैं, इन सबको कहाँ रखा गया है, फर्स्ट शेड्यूल में। क्यों, क्योंकि वेरी डेंजरस है। तो अब यदि इनको, यदि इस टॉर्टोइज को भी फर्स्ट में रख दिया जाएगा, तो इसको भी वही प्रोटेक्शन मिलेगा ना जो टाइगर या चीता को मिलेगा। क्यों, क्योंकि भाई फर्स्ट में जो भी रखा गया है उन सबको सेम प्रोटेक्शन मिलेगा ना। अभी आप आईएएस बनोगे या फिर 179, मतलब टोटल 180 बनते हैं, 180 मिलेंगे, सबको लवासना में सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा ना, क्योंकि आप सब ही सेम एक ही चीज के लिए आए हो। ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि आपको ट्रीटमेंट स्पेशल दिया जाएगा और बाकी जो बच्चे हुए हैं उन लोगों को स्पेशल नहीं दिया जाएगा। कहेगा भाई तुम लोग तो ऐसे ही ठलवाई देने आए हो, तो मस्त इस आदमी को हम पूरे ट्रीटमेंट देंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप जिस कैटेगरी में घुसोगे ना, उस कैटेगरी के जो भी स्पेशलिटीज होंगी या जो भी कोई भी चीज होगी, वो सबको कैसे मिलेगी, सेम मिलेगी। तो ये तो क्वेश्चन अपने आप ही सेम हो गया। इट एंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज टाइगर, पहला ही सही है, लेकिन फिर भी हम आगे पढ़ लेते हैं। इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द बर्ड वाइल्ड, ए फ्यू इंडिविजुअल आर अंडर द कैप्टिव प्रोटेक्शन एंड नाउ देखो क्या गया, कैप्टिव प्रोटेक्शन। अभी हम लोग न्यूज में पढ़े थे ना, तो कैप्टिव का मतलब मैंने बताया ना, कहीं पे भी ये इन सेतु, कहीं इनको रखा हुआ है। तो ये पूछ रहा है इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द बर्ड। अभी देखो एक कीवर्ड से ना, एक कीवर्ड सीखने से ना हम लोग इसको पूरा इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। कीवर्ड नहीं पता होता है ना, तो हम लोग कंफ्यूज आ जाते हैं कि भाई ये क्या होगा, इसका क्या नहीं होगा। ओके, तो आप कंफ्यूज ना हो और मस्त से इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। तो भाई ये बच्चे नहीं, ये कहना चाहता है कुछ इंडिविजुअल्स बच्चे हैं जिनको कैप्टिव प्रोटेक्शन में रखा गया है, एंड नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट इट्स एक्सटेंशन। ये कहना चाह रहा है ये लाइन कि भाई एक दो बचा हुआ है जिनको हमने कहीं खोपचे में, जो अपना जो इंसेतु है या कैप्टिव ब्रीडिंग है उसके थ्रू रखा गया है, बाकी वो भी मर जाएगा, उसको बचाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। भाई डॉन थोड़ी नहीं है ये। तो ये इतना एक्सट्रीम है, इतना एक्सट्रीम है कि कुछ कहना नहीं। तो इतने एक्सट्रीम जितने भी होते हैं वो मोस्टली टाइम पे गलत होते हैं। इट इज ए एंडेमिक स्पेसीज, भाई एंडेमिक तो नहीं होगी, एंडेमिक से क्या लेना देना प्रोटेक्शन का। एंडेमिक तो डेंजरस भी हो सकती है और पता चले एंडेमिक डेंजरस हो भी नहीं, मतलब वो तो एकदम रिस्ट्रिक्शन उस पर नहीं लिए जाएंगे। ऐसी बहुत सारी स्पेसीज हैं जो इंडेंजर या डेंजर्ड नहीं है। तो ये भी गलत हो गया। बोथ बी एंड सी, तो वो तो हो ही गया, तो अपने आप आंसर बन गया। अब ये क्वेश्चन है, रिसेंटली देर वाज ए प्रपोजल ट्रांसलोकेट some lions from natural habitat of गुजरात to which of the following sites। ये बोल रहा है कि गुजरात से कुछ चीज वो लॉयंस को, मतलब जो अपने लॉयन होते हैं शेर, उनको कहीं दूसरी जगह ट्रांसलोकेट किया गया और वो साइट कौन सी है। और ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपको बताना है प्लीज, इसका आंसर जो भी लोग देखें ना प्लीज जरूर लिखना आप। ये मैंने आपके हैंड में छोड़ दिया है, और लिखना प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वैसे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं आपके लिए ही सब कर रहा हूँ, तो फिर आप प्लीज इतना मेरे लिए कर दीजिए। सी बटरफ्लाई। अब ये सी बटरफ्लाई क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में हल्के से जान लेते हैं। ये इस टाइप की, जो आपने वो देखा होगा मोस्टली टाइम पे ना, ऐसा कोई और एनिमल देखा है क्या आपने जो इस टाइप का दिखता हो। चलो मैं इसे हटा देता हूँ, फिर शायद आप अच्छे से देख पाओगे। इस टाइप का देखा हो तो फिर मेरे को कमेंट में बताना कि क्या होता है ऐसा एनिमल। तो हम लोग शुरू करते हैं क्या है ये ना। साइंटिफिक नेम इसका कुछ है, कोई काम का नहीं हमारे, हम लोग वो किसी वनडे एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसका ग्रुप कौन सा है, कोई काम का नहीं है। की करेक्टरिस्टिक, हाँ ये हमें कुछ करेक्टरिस्टिक जान लेने हैं, क्योंकि इस बार हमने दो क्वेश्चन देखे थे कि कौन सा जानवर है वो डांस करता है, बी आपने सही पढ़ा होगा। या फिर कौन सा जानवर कितने टाइम पे शाम को टहलने के लिए निकलता है,
कौन सा जानवर है जो फिर डिनर करने के लिए कितने बजे निकलता है, ऐसे टाइप के 2 क्वेश्चन थे। तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना चाहिए। अभी देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये स्नेल जैसी दिख रही होगी आपको, ऐसा ही स्नेल होता है। अभी स्नेल के ऊपर एक इन्होंने क्या किया है, बटरफ्लाई बिठा दी है। स्नेल के ऊपर एक ये बटरफ्लाई सी बैठी है, आप देख रहे होगे ना, इसीलिए इसे बोलते हैं सी बटरफ्लाई। ये स्नेल जैसी है, तो इसका पहला क्या है, ये लाइक स्नेल, स्नेल जैसी है। और ये एक मस्कुलर फीट होते हैं इसके, ठीक है ना, जो स्विंग करते हैं, जो आपने देखा होगा ना, फ्लिप फ्लिप करके ऐसे चक 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 पानी में तैरती हुई चली जाती होगी, ठीक है ना, तो वही फ्लिप करती हुई। तो आपने देखा होगा ये ऐसे करते हैं। और इसे सी बटरफ्लाई क्यों कहते हैं, वो तो आपको दिख रहा है, इसका शेप है कि जो सॉलिड है उसके ऊपर ही ऐसे बटरफ्लाई जैसा कुछ ये पंख है, और जो आपके ऐसे फ्लिप करते हैं चक चक। अब ये क्या है, दे आर द हर्माफ्रोडाइट्स। अब ये क्या है, हर्माफ्रोडाइट्स क्या होता है, तो आप ध्यान रखना, जहाँ पे भी हर्माफ्रोडाइट्स लिखा हो ना, वहाँ पे ऐसा होता है कि वो मेल फीमेल दोनों एक ही होते हैं। मतलब एक ही जो होगा वही फीमेल का काम कर सकता है और वही मेल का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये कीवर्ड है, तो आप इसे याद कर सकते हो। हर्माफ्रोडाइट्स क्या होते हैं, साइंस का कीवर्ड है। तो आप ध्यान रखना, जो पजेस करते हैं मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर वो मेल फीमेल दोनों का काम कर लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, ये जो आपने देखा था ना, ये नीचे का हिस्सा जो है, इस ये क्या है ना, कैल्शियम का होता है। मोस्टली तुमने देखा होगा ना, जितने भी आपने कभी नदी के किनारे गए हो ना, उधर शंख देखे होंगे आपने, ऐसा करके एक शंख सा रहता है, या फिर ऐसी सीप रहती है। हम छोटे थे तो मैंने देखा था नहर के किनारे, तो ऐसी सीप होती है, सीप टाइप की। तो ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम की। अब ये कैल्शियम की बनी होती है, फिर ये जब कार्बन से मतलब रिएक्शन करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है, CaCO3। तो इसलिए ये स्ट्रांग होती हैं काफ़ी, तुम देखोगे जब आप पकड़ के देखे होंगे ना, तो ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाती हैं। और ये कोई भी ऐसा मतलब बाहर से कुछ भी होता है तो उससे क्या है ना, इसको प्रोटेक्ट करती रहती है। ओके, तो इन्होंने यही बताया कि ये क्या है ना, कैल्सीफाइड ट्रांसपेरेंट सेल होता है। कैल्सीफाइड मतलब कैल्शियम का एकदम ट्रांसपेरेंट सेल होता है, जो क्या करता है, दे दिस कैल्शियम कार्बोनेट सेल बॉडी अलाउ देम अडेप्ट टू द ओशियन एसिडिटी। जो आपका ये मैंने बोला ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो बॉडी है ना, ये क्या करती है कि जो बाहर से कोई भी इनको खतरा लगता है उससे से प्रोटेक्ट करती है। जिनमें से एक खतरा है सॉरी, वो है आपका एसिडिटी का। जो ओशियंस है ना, वो बहुत एसिड होते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से जब भी कोई पानी बहुत एसिड होगा तो इससे टकराएगा, तो फिर वो इसे बचा लेगा, उससे वो मरेगा नहीं, क्योंकि वो एसिड उस पर अटैक नहीं कर पाएगा, उसकी मेन बॉडी पे। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आपने देखा ना, इधर ये सेल है ना, सेल मेन बॉडी से बचा लेता है इसको। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा ना, एक छोटा सा कीवर्ड पढ़ा, एसिडिटी, जो ओशियंस में हुई, ये क्या है, इसको थोड़ा जान लेते हैं। अभी तो हमने थोड़ा सा सिर्फ ये जाना कि सी बटरफ्लाई क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा हल्का सा जान लिया, स्नेल जैसी लगती है, और ये हर्माफ्रोडेट्स है, और ये इसमें एक जो अपना ये सेल होता है, ये क्या काम करता है वो देख लिया। थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि ओशियन एसिडिफिकेशन क्या होता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले ना हम लोग पीएच स्केल समझ लेते हैं, क्योंकि ये हम समझ जाएंगे तो फिर हमें थोड़ा सा इजीली हो जाएगा सबको समझना। देखो, मैं थोड़ा सा बेसिक्स आपके इसलिए ले लेता हूँ, क्या फ़ायदा मैं इधर वो बोल बच्चन करके निकल जाऊँ और फिर आपको कुछ समझ में ही नहीं आए, तो इसलिए वीडियो लॉन्ग हो जाती है, काफ़ी लंबी लंबी हो जाती हैं। तो आप देखना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं उसमें, लेकिन कुछ चीज़ें सीख जाओगे तो वो आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत काम आएंगी। एक कोई साइंटिस्ट था जिसका नाम था सोरेनसन, ठीक है ना। तो सोरेनसन ने क्या किया था, पीएच स्केल बनाया था, ठीक है ना। तो सोरेनसन ने पीएच स्केल बनाया, तो उन्होंने कुछ बात बताई। उन्होंने कहा कि जो आपका 7 है ना, वो न्यूट्रल है, 7, ठीक है ना। और 7 के इधर और 7 के इधर उन्होंने बताया कि कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो 7 है न्यूट्रल। तो जैसे हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने ऐसे याद कर रखा है, आप लोग भी याद कर सकते हो कि 7 का मतलब होता है 7। वैसे 7 होता है, लेकिन मैं इसे पढ़ता हूँ 7। वैसे 7 को हम 7 लिखते हैं, लेकिन मैं इसे पढ़ता हूँ 7। जब आदमी का साथ कम होता है, जब जब आदमी का साथ कम होता है, आपका जो सोना बाबू है, एग्जाम्पल में समझ सकते हो, तो सोना को बाबू का या बाबू को सोने का, जब भी साथ कम होता है ना, तो वो बहुत एसिड होता चला जाता है, एसिडिक होता चला जाता है। एसिडिक मतलब काफ़ी ऐसा डेंजरस, जो जला देता है। एसिड का मतलब यही डेफिनेशन है कि वो बहुत खतरनाक होता है, उससे आदमी जल सकता है, वो किधर भी डालोगे वो जल जाएगा। तो जब जब तुम्हारे बाबू का साथ कम होगा तो कैसा होगा, वो एसिडिक होगा। और जब जब साथ बढ़ेगा तो फिर वो कैसा होगा, वो बेस मतलब क्षारीय होगा, या एल्कलाइन, क्षारीय हो जाएगा।
एल्कलाइन खतरनाक नहीं है भाई, वो इतना खतरनाक नहीं है। जब साथ ज़्यादा होगा ना तो खतरनाक नहीं होगा, तो फिर वो इतना अच्छा भी नहीं, मतलब ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा। लेकिन मेन मुद्दा हमें ये सीखना है, वो एक देखो, जब भी कोई दो चीज़ें चल रही हो ना तो उनमें से एक चीज़ याद करनी होती है कि सपोज दैट, ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे ये वाला, या फिर जो हमने साइक्लोन है ना, वो साइक्लोन्स किधर को किधर है, तो एक को याद कर लो, दूसरा वाला अपने आप इंटरप्रेट कर लिया करो। ये बेस्ट मतलब स्ट्रेटजी है। मैं एक ही चीज़ याद करता हूँ, दूसरी वाली तो उल्टी होगी ना तो अपने आप हो जाता है। तो ध्यान रखना, सात जब कम होगा तब क्या हो जाएगा, एसिडिक। सात बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, क्षारी या अल्कलाइन, तो या बेस बन जाएगा। तो ध्यान रखना, उन्होंने कहा कि सात न्यूट्रल है और सात के बाद इधर बढ़ोगे ना तो क्या हो जाएगा, आपका एसिडिक मामला बन जाएगा। तो ये ऊपर मैंने इसलिए दिया हुआ है कि ये जो चित्र हैं आप इनको देख के ना थोड़ा एक बार वीडियो पॉज करना और देख लेना किस में कैसा होता है, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो एग कैसा होता है या फिर सोडा क्या है, कॉफ़ी क्षारी होती है अम्लीय होती है, तो इन सब बातों का आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप समझ गए। सेवन पे न्यूट्रल होता है, सेवन से डिक्रीज होता है तो एसिडिक हो जाता है, मतलब एसिडिक का तो आप जानती हो कि ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा जब सात कम हो जाएगा। तो सात से ध्यान रखना कि तुम्हारी बाबू का सात कम हो जाए तो वो एसिडिक हो जाएगी। ठीक है ना, खतरनाक हो जाएगी। अब हम समझते हैं क्या होता है। ये ओशियन है, ठीक है ना, ये पूरा ओशियन है, ओशियन है। ये अपना अर्थ है। अब अर्थ पे क्या है ना, तुमने देखा होगा अर्थ पे बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें चलती रहती हैं। सपोज दैट हम लोग के पास में गाड़ी होती है, ठीक है ना। अब ये गाड़ी चलेगी ना तो इसमें पेट्रोल चाहिए होगा। अब पेट्रोल चाहिए होगा आपको गाड़ी में, तो क्या है, फिर उसमें कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल डलेगा, तो वो जलेगा जलेगा तो फिर धुआं देगी। अब ये गाड़ी चल रही है चुक 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 चुक, तो ये क्या दे रही है, धुआं दे रही है। जब ये धुआं देती है ना तो इसमें आपको पता है CO2 निकलता है, और भी NOx प्लस SOx निकलता है, लेकिन अभी हमारे काम के लिए CO2 है। तो CO2 यहाँ से निकलेगा। ऐसी ये इंडस्ट्री चल रही है कोई, तो इंडस्ट्री से भी क्या निकलेंगे ये, और इनमें से CO2 निकलेगा। ऐसे ही गाड़ी ट्रांसपोर्ट की बात कर ली, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई प्लांट है वहाँ से, तो यहाँ से क्या है, बहुत सारा CO2 निकल रहा है। अभी सब कुछ CO2 जो निकल रहा है इंडस्ट्री से, आपकी गाड़ी से, ये तो ये क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, ओशियन जो है वो इसको ऑब्जर्व कर लेता है। आपने मोस्टली सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बोल दे रहा हूँ कि CO2 का सबसे बड़ा ऑब्जर्वर दुनिया में क्या है, ओशियन है। आपको लग रहा होगा ये प्लांट पौधे पौधे ये इतना ज़्यादा CO2 ऑब्जर्व नहीं करते जितना अकेला ओशियन कर लेता है। ठीक है ना, ये तो बहुत बाद में करते हैं। तो क्या हुआ, ये CO2 आपकी गाड़ी जो चल रही थी अभी चुक 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 चुक, उसका CO2 था, तो ये ओशियन ने क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। जैसे ही ये ओशियन ने ऑब्जर्व किया, ये देखो, तो क्या हुआ, आपके पास CO2 था, ओशियन में क्या है, वाटर है, तो क्या हुआ, CO2 का वाटर के साथ में रिएक्शन हो गया, तो CO2 प्लस H2O, तो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, तो इनका जैसे ही रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, H2CO3। अभी तो इतना थोड़ा बहुत तो रिएक्शन करना जानते ही होगे, नहीं जानते तो बस इतना याद रखो कि जब CO2 का H2O से रिएक्शन हुआ तो हमारा क्या प्रोडक्ट बना, H2CO3, जैसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। अब ये देखो, दो बातें जो मैं आपको समझा दूं, शायद आप सब लोग पहले से ही जानते होंगे कि जो भी एसिड होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो एच आयन देते हैं, और बेस होते हैं ना वो नेगेटिव OH आयन देते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आपको मैं पढ़ा देता हूँ, क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री है, शायद ये तो सब लोग पढ़ के आते हैं चाहे कौन से भी क्लास से पढ़े हो। तो एसिड क्या देता है, प्लस एच आयन, और बेस क्या देता है, -OH आयन। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। HCl, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो इसको हम तोड़ेंगे ना तो क्या टूटेगा, H+Cl-, तो यहाँ क्या हुआ, H आयन आ गया, H+ आयन आ गया। तो जो भी एसिड्स होते हैं ना वो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, कौन, एसिड्स। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, NaOH, ठीक है ना। Na तो पॉजिटिव है, प्लस OH है नेगेटिव, तो जहाँ पे भी OH नेगेटिव आता है वो क्या होते हैं, बेस या एल्कलाइन, क्षारीय। ठीक है ना, तो जहाँ बेस होते हैं वहाँ OH नेगेटिव होता है, और जहाँ पे एसिड होते हैं वहाँ H पॉजिटिव होता है। ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर हम लोग इस कहानी को आगे लेके चलते हैं कि अभी हमने क्या देखा कि जैसे ही कार्बन आपका H2O से टकराया तो H2CO3 बना दिया। यदि हम इसे आगे लेके जाएं, इसे बाइकार्बोनेट आगे और तोड़ते हैं तो, लेकिन मैं इतना ज़्यादा अभी समझ नहीं रहा, सिर्फ मैं तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
ये एक एसिड है, इसने लिखा है कार्बोनिक एसिड, क्योंकि ये और ज़्यादा आगे समझेंगे तो ये रिएक्शन टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो सिर्फ आप यहीं समझ लो जो मैंने समझा है कि जब भी कोई एसिड होगा तो वो क्या देगा, प्लस एच आयन देगा, और प्लस एच आयन देगा तो वो क्या होगा, एसिड होगा। तो जैसे जैसे प्लस एच आयन बढ़ेंगे तो आपके ओशियन की एसिडिटी बढ़ेगी या घटेगी, आप बताओ क्या होगी, कॉमन सी बात है, बढ़ेगी। जब एसिडिटी बढ़ेगी तो हम इसी को कहेंगे कि ओशियन का एसिडिफिकेशन हो रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझा दे तो, नहीं समझे तो। CO2 और H2 आपस में मिले, CO2 कहाँ से आया, ऊपर से पानी भरा हुआ था समुद्र में, तो कार्बनिक एसिड बन गया। और आपको पता है एसिड में क्या देता है, प्लस एच आयन देता है, और जो हाइड्रोजन आयन बोलते हैं जिसको, और फिर जब वो बढ़ता है तो उसके अपने आप एसिडिटी बढ़ जाती है, जो यहाँ लिखा हुआ है। CO2 बढ़ेगा, एच आयन बढ़ेगा, और एच आयन बढ़ेगा तो पीएच वैल्यू गिर जाएगी। पीएच वैल्यू क्यों गिर जाएगी, क्योंकि अभी मैं तब से समझा चुका हूँ कि एसिडिक हो जाएगा, और एसिड जब होता है तब क्या होता है, पीएच वैल्यू डिक्रीज होती है, वो 7 कम होता है, सिंपल। तो ऑसिडिफिकेशन क्या होता है वो आप समझ गए। तो ओशियन का ऑसिडिफिकेशन कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी बातें समझ गए, क्यों होता है वो भी समझ गए। हम जितना एनवायरनमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा हम CO2 करेंगे, उसके बाद में क्या। अब एक और पॉइंट मिल गया कि आपको पूछे ना क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट बताओ, तो आप इम्पैक्ट ये याद करके रखना कि डायरेक्ट किस पे पड़ता है, ओशियन पे। ओशियन पे किसके रूप में पड़ता है, ओशियन एसिडिफिकेशन हो जाता है। या फिर आप इसको ना 2-3 जगह यूज कर सकते हो। देखो एक पॉइंट को 3-4 जगह यूज कैसे करते हैं वो देखो। अभी ना इसको ना आप CC मतलब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट में कैसे लिख सकते हो वो सीखो। एक पॉइंट है ये, तो इसे हम सीधे लिख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट डायरेक्ट पड़ रहा है मतलब कुछ स्पेसीज पे। जैसे आप लिख सकते हो कि सी बटरफ्लाई पे पड़ रहा है। हाउ, तो लिख सकते हो ड्यू टू ओशियन एसिडिफिकेशन। ओके। अब एक और चीज लिख सकते हो आप, ये नहीं, आपको पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं आ रहा है सी बटरफ्लाई, तो आप इतना कॉमन भी लिख सकते हो कि ओशियन एसिडिफिकेशन होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्यों, क्योंकि वो CO2 ज्यादा आती है। ओके। और ग्लोबल वार्मिंग का भी यही इम्पैक्ट हो जाएगा, ये ग्लोबल वार्मिंग का ही इम्पैक्ट रहेगा। ओके, सॉरी। तो सी बटरफ्लाई हो गया, वो क्या था वो हमने समझ लिया, इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से ही क्या हो गया, आपका सी बटरफ्लाई पे ये सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि ओशियन एसिडिफिकेशन हो रहा है, और बटरफ्लाई पे और जो आपका ओशियन एसिडिफिकेशन है उसका फर्क क्या पड़ेगा, आपको पता है पीएच लेवल गिर जाएगा, अभी हमने पढ़ाया, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिफिकेशन कहते हैं। ओके। तो ये आपने सब देख लिया, कार्बन आयंस फॉर द सी बटरफ्लाई। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो अभी आपको सीखनी है, क्योंकि अभी मैं आपसे ये पूछूं, ये बताओ एसिडिफिकेशन गर्मी में ज्यादा होगा या विंटर्स में, विंटर्स में या समर्स में। अब आपका ना एक दिल बोलेगा कि भाई समर्स में गर्मी ज्यादा होती है, और उस टाइम पे क्या होगा, क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा CO2 होगा, और इस हिसाब से क्या होगा, उस टाइम पे सबसे ज्यादा एसिडिफिकेशन हो गया। तो आप गलत हो, क्योंकि समर फिर क्लाइमेट चेंज फिर एसिडिफिकेशन, आपको ऐसा सब कनेक्ट सा लगेगा, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा एसिडिफिकेशन होता है वो होता है विंटर्स में, समझ के ना। वो कब होता है, विंटर्स में। अब विंटर्स ही सबसे मोस्ट डेंजरस चीज है किसके लिए, बटरफ्लाई के लिए, जो अपनी सी बटरफ्लाई है, क्योंकि उस टाइम पे ओशियन बहुत एसिडिक होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो हमने जो अभी रिएक्शन करा था ना, वहाँ पे आप क्लास 10th में जाओगे ना, साइंस का, उधर तीसरा चैप्टर है रिएक्शन, ठीक है ना। तो उधर आप देखोगे ना, जो कोल्ड वाटर होता है ना, वो ज्यादा तेज रिएक्ट करता है, ठीक है ना। और कोल्ड वाटर ज्यादा तेज रिएक्ट करेगा ना, तो फिर क्या होगा, आपको पता है ज्यादा एसिडिफिकेशन होगा। वार्म वाटर थोड़ा कम करता है, ठीक है। तो यही सब बातें थी इसमें। तो हमने समझा कि सी बटरफ्लाई क्यों न्यूज में था, क्योंकि वो एसिडिफिकेशन की वजह से थोड़ी क्लाइमेट चेंज का उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो मरवर नहीं होंगी एक आधो। और वो क्यों हो रहा है, तो कॉज हमने जाने, तो वो जाना सी ऑस्टिफिकेशन है, और सी एसिडिफिकेशन क्या होता है ये भी हमने जान लिया, और ये कब ज़्यादा होता है ये भी हमने जान लिया, ठीक है ना। तो सी एसिडिफिकेशन भी हम समझ चुके हैं। अब आता है गैको मिजोरामेनिस। अब ये जो गीको मेजोरनिस है ना, ये आपके लिए कीवर्ड काम करता है, जो मोस्टली टाइम पे आपने देखे होंगे ना, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि सम टाइम इन न्यूज, ठीक है ना, रिसेंटली इन न्यूज, ऐसा कोई कीवर्ड दे देगा, फिर आगे लिख देगा रिसेंटली इन न्यूज, तो आप मेरे को बताओ ये क्या है, या सम टाइम इन न्यूज बताओ मेरे को क्या है। तो उस ऐसे कीवर्ड्स के लिए ये हम चुन मतलब इसको हम चूज कर सकते हैं, इसे अपने कहीं पे भी लिख सकते हैं कि अच्छा ये सम टाइम इन न्यूज वाला एक क्वेश्चन बन सकता है। तो गीको मेजोरमेनिस क्या है, तो एक टाइप की ना लिजार्ड है, कार्निवोरस लिजार्ड। वैसे मोस्टली लिजार्ड कार्निवोरस होती है, लेकिन फिर भी
ये एक टाइप की कार्निवोरस लिजार्ड है। तो अब ये इतना भाव में क्यों है, मतलब इसको क्या मजा आ गया जो लोगों ने इतना न्यूज में ला दिया। इसके दो तीन और निक नेम है, जैसे फ्लाइंग गीको, ये उड़ जाती है, पैरासूट और ग्लाइडिंग गीको। अभी आपको जानते हो पैरासूट ग्लाइडिंग जो हवा में उड़ सकती है ना, इसीलिए इसे फ्लाइंग गीको कहते हैं। और ये मिजोरम में मिला था ना, इसलिए इसे मिजोरा मैनिस कहते हैं। तो ध्यान रखना है, गीको एक टाइप का छिपकली है, और ये किधर मिलता है, मिजोरम में मिलता है। और वो लिजार्ड कैसा है, जो खा लेता है। इसको देखो, ये चित्र खाने के लिए अभी भी तलाश में घूम रही है, और उड़ जाएगी ये, अपने आप ही उड़ जाती है। तो फ्लाइंग है। नेक्स्ट जो हमारा एक आर्टिकल है वो है बाओबास। ये बाओबास क्या है? बाओबास एक प्लांट है। ये है, देखो, एक पेड़ है। हम लोग जो जो लोग हिंदू होंगे ना, उन लोगों को पता होगा कि उनके यहाँ पे एक पेड़ होता है, पीपल। पीपल काफी सेक्रेड ट्री होता है हिंदूज के लिए, काफी सेक्रेड ट्री होता है। वो सेम टू सेम जो व्हील ट्राइब्स है ना, उनके लिए ये जो प्लांट है, ये बहुत सेक्रेड होता है एज इक्वल पीपल। तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे आपके लिए पीपल है, वैसे ही व्हील ट्राइब्स के लिए क्या है, ये जो जो बाओबास का ट्री है ना, ये भी बहुत सेक्रेड है। अब इसका न्यूज में क्यों है क्यों नहीं है, वो हम थोड़ा सा देख लेंगे। अभी एंथ्रो में जो लोग, एंथ्रो ऑप्शनल है उसका, इसका केस स्टडी बना सकते हो कि क्या क्या इनके साथ चल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, जो बाओबास है वो आपका पीपल के पेड़ जैसा है। जैसे आपके लिए पीपल का पेड़ बहुत सेक्रेड है, वैसे ही इन भील लोगों के लिए भी ये बहुत सेक्रेड है। अब ये न्यूज में क्या को है, तो न्यूज में इसलिए है कि जी ये अपोज कर रहे हैं कि जो जो है ना आपका बाओबास का पेड़, इसको ना काटो। लेकिन क्या है कि सेंट्रल इंडिया जो है ना, जो डिपार्टमेंट, जो अपना फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट डिसीजन था ना, उसने परमिशन दिया था कि जो बाओबास ट्री है इन्हें कमर्शियल यूज में ले लिया जाए। अब ये जो कमर्शियल यूज के लिए इन्हें लिया जाएगा तो फिर इनको काटना पड़ेगा, और ये काटना पड़ेगा, ये तो कतई मतलब मंजूर नहीं है व्हील ट्राइब्स को। तो वो लोग इसको अपोज कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई मत, प्लीज काटो मत, ये हमारे लिए भगवान है, एक टेम्पल जैसा है, तो इसे मत काटो। तो फिर अब क्या होगा, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आईयूसीएन में इसका स्टेटस देखो, इंडेंजर्ड है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर का इस पर नजर पड़ा तो वो फिर इसे छुपा के रख लेगा, सीधा एग्जामिनर एग्जाम टाइम पे दिखाएगा। जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी मांगा है एमपी ने इस पे। एमपी कहता है कि अपन के इधर मिलता है तो इसको जीआई टैग दे दो। तो आप समझो, एमपी के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है। और ये आईयूसीएन स्टेट भी, इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर ये व्हील ट्राइब, ट्राइब से रिलेटेड, मतलब समझ रहे हो ना, वल्नरेबल कोई भी चीज होती है उससे रिलेटेड कोई भी चीज आती है ना, उसे एग्जामिनर ना अपनी दोनों पेनी आंखों से देखता है। अच्छा, फिर वो जरूर क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है। तो ध्यान रखना है, बाओबास का ट्री ये मस्ट ट्री है, क्योंकि ये आराम से इसे काट के कॉमर्शियल यूज में लिया जा सकता है, क्योंकि इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये काफी अच्छा है। ऊपर तो बहुत छोटा होता है, देखने में भी काफी लुकिंग अच्छा लग रहा है। तो ध्यान रखना, बायोबास। ओके। बायोबास को ना मैंने कैसे याद रखा है, ऐसे बांस होता है, जैसे बम्बू को ना हम लोकल लैंग्वेज में बांस कहते हैं, तो वो भी एकदम बहुत लंबा होता है। तो मेरे को लगा बांस तो बायोबास, तो ऐसा ही कोई लंबा सा पेड़ है, और उसको बायोबास कहते हैं, वो व्हील ट्राइब। और ध्यान रखना ये इंडेंजर्ड है, और जो जीआई टैग भी मांग रहा है कौन, एमपी। इतना छोटा सा न्यूज था। ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क, एक जीएफआईएन करके एक संस्था है, जीएफआईएन। अभी क्या हुआ है कि आरबीआई जो अपना है ना, आरबीआई ने इसके साथ में क्या किया है कि आरबीआई ने कहा कि मैं आप लोगों को ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जीएफआईएन ने कहा ठीक है ज्वाइन कर लो, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ज्वाइन ऐसी मजा लेने के लिए नहीं कर रहा हूँ आरबीआई लोन में। उन्होंने कहा कि आपका एक प्रोग्राम है, ग्रीन वॉशिंग टैग स्प्रिंट। ग्रीन वॉशिंग टैग स्प्रिंट जो प्रोग्राम है ना, वो बहुत मस्त लगा मेरे को, इसलिए आरबीआई ने कहा मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। तो वो एक और क्वेश्चन है आपके लिए, कि मोस्टली टाइम पे आपने देखा होगा जो अपने यहाँ क्वेश्चन बनता है कि सम टाइम इन व्यूज या रिसेंटली इन न्यूज, और फिर एक की टर्म दे देगा, बोलेगा रिसेंटली इन न्यू टर्म्स, फिर बताओ ये क्या है। तो उन्हीं में से एक ऐसा मिलता हुआ टर्म मिल गया हम लोग को, ग्रीन वॉशिंग टैग स्प्रिंट। ये ग्रीन वॉशिंग टैग स्प्रिंट का होता है, मोस्टली ऐसे मान लो तुम कि कुछ अच्छे काम, मतलब आप ये हो कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो अच्छा काम किस फील्ड में करना चाह रहे हो, एनवायरनमेंट के फील्ड में, और सोशल जो भी आउटकम है उनके लिए, तो वो सारे इसी के अंडर होते हैं। तो ग्रीन वॉशिंग जो आपका टैग स्प्रिंट है, उसमें क्या है कि कोई भी है, मार्केटिंग द पोर्ट्रेड एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट, किसी के प्रोडक्ट को मार्केटिंग करनी है ना, तो ऐसे मार्केटिंग करो कि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाए किस पे, एनवायरनमेंट पे, और सोशल आउटकम्स भी उसके कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए।
तो ये ध्यान रखना है, ये कीपर, बस इतना याद रखना ये क्या है, इससे ज़्यादा आप याद मत करो। सिर्फ ये याद रखो कि ये कौन चला रहा है, तो आप ध्यान रखना जो अपना जीफिन है ना, जीफिन ही चलाता है ग्रीस वॉशिंग टेक स्प्रिंग, और अभी आरबीआई ने इसको ज्वाइन किया है। तो क्या है ग्रीन वॉशिंग, तो आप देख लेना कि ये वो अच्छे अच्छे एनवायरनमेंट की बातें करेगा ये, और यही सब चीज़ें बातें चल। तो अभी जी फिन के बारे में दोनों ने बताया हुआ है कि जी फिन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप थोड़ा सा पढ़ लेना, और जो आपके काम के हों तो इसे लिख लेना। वैसे सब यही अच्छी अच्छी बातें हैं, क्या करनी है क्या नहीं करनी है, तो आप एक बार देख लेना। अभी यूनेप ने रिपोर्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन पे कुछ दी है, कहा है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस आर्टिकल को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि वैसे ये आया तो शॉर्ट में है, लेकिन मुझे ना ये मेंस के लिए भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो हम थोड़ा सा इसे पढ़ना शुरू करते हैं। कि सबसे पहले ना जो यूनेप है ना, उसने जो रिपोर्ट दिया प्लास्टिक पॉल्यूशन पे, उस पर उन्होंने मेनली जो बात की है ना, वो बात की है सर्कुलर इकोनॉमी की। पूरे की पूरी रिपोर्ट में उन्होंने सर्कुलर इकोनॉमी पे बात की है, ये प्लास्टिक से रिलेटेड। अब सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, तो पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज इट। तो ध्यान रखना है, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है जैसे ये कोई प्लास्टिक का प्रोडक्ट बना, मान के चलो ये कोई प्रोडक्ट है सॉरी दोनों, तो इनको क्या करो, पुराने हो गए ना, तो रिसाइकिल करो, फिर रीयूज करो, रिसाइकिल करो रीयूज करो, तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक सर्किल बन जाएगा, इसीलिए इसे बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। तो सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब समझ गए ना आप, कि किसी भी चीज़ को रिसाइकिल करो और रीयूज करो। पहले मतलब नई खरीदो, फिर ये पुराने हो गए रिसाइकिल कर लो, और फिर से इसका रीयूज कर लो। ओके, तो इसी को बोलते हैं हम सर्कुलर इकोनॉमी। ये देखो, इकोनॉमिक सिस्टम वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑर्गेनाइज अराउंड द रीयूजिंग रिसाइकलिंग इनपुट्स टू फैसिलिटेट द सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ प्रोडक्शन। मतलब उसी को उन्होंने खींच खाच के ये बड़ा कर दिया। मतलब मुद्दा हमें समझ में आ गया कि ऐसा कुछ करना है ना, रिसाइकिल और रीयूज करना है किसी भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट को। इसी पे पूरा बात ये इन्होंने किया हुआ है यूनेप ने। अब यूनेप ने क्या कहा है वो एक बार हम देख लेते हैं। इन्होंने कुछ जो अच्छे से डाटा दिया हुआ है, उस डाटा को अपनी वो डाटा बुक जो मैं बनवा रहा हूँ, कि आपको इंट्रो के लिए क्या है, कंक्लूजन के लिए क्या है, और वो उसको लिख लेना है। आपको याद है कि नहीं याद है, ऐसे दो बनानी है आपको, एक तरफ इंट्रो की, एक तरफ कंक्लूजन की, वो डाटा बुक सब कुछ बारे में रिवाइज करने के लिए। जैसे आपको कहीं पे भी ना इंट्रो लिखना हो प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड, तो उधर आप लिख सकते हो कि बर्ड प्रोड्यूस 430 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक ईच ईयर। अब इसको आप इंडिया के हिसाब से भी सर्च करके लिख सकते हो कि इंडिया एक दिन में कितना करता है, वो भी अच्छा है। लेकिन चाहो तो आप इसको भी लिख सकते हो, 430 मिलियन मैट्रिक टन हम लोग एक साल में प्लास्टिक को क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसमें से 2/3 आर द शॉर्ट लिव्ड प्रोडक्ट। मतलब थोड़े दिन रहते हैं और उसके बाद हम फेंक देते हैं। मान के चलो जैसे हम कोई चीज़ लेके आए प्लास्टिक की बैग में, मान के चलो हमने कोई पेंट लिया है, जैसे मोस्टली आपने देखा होगा ना कि जो कोई भी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो कोई प्रोडक्ट उसमें रख के आया, तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट उसमें से निकाला, और जो बाहर पड़ा हुआ जो रेफर था या जो भी था उसको हमने फेंक दिया। तो क्या हुआ, बहुत शॉर्ट लिव्ड हुआ ना, सिर्फ वहां से पैक हुआ और यहाँ आ गया। आपने 4-5 दिन में ही उसका यूज किया, उसके बाद उसे फेंक दिया। समझ गए ना, तो इसीलिए 2/3 टोटल का यही वाला यूज है। बाकी हम कुछ ऐसे, जैसे मान के चलो आपने चेयर खरीदा है प्लास्टिक का, तो वो तो आप बहुत दिन तक चलाते हो ना, लेकिन ये वाली चीज का आपको कोई ध्यान नहीं होता है। आपने उस बॉक्स में से जो आपका माल था वो निकाल लिया, उसके बाद वो आपको क्या लगाना, उस पॉलिथीन से आपने उसे फेंक दिया कचरे में। तो ध्यान रखना है, 430 मिलियन मैट्रिक टन प्लास्टिक हम हर साल प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से 2/3 2/3 आर द शॉर्ट लिव प्रोडक्ट, मतलब वो एक दिन में फेंक देते हैं, इस टाइप के। तो ये हम लोग कभी भी प्लास्टिक सॉल्यूशन मतलब प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी आएगा तो हम यहाँ से इंट्रो लिख सकते हैं। ये इंट्रो वाला माल मिल गया हमें। अभी देखो सर्कुलर इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आप सर्कुलर इकोनॉमी का क्वेश्चन या तो उसकी डेफिनेशन से शुरू कर देते हो, या जो ये लिखा हुआ है, या फिर यहाँ से नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से एक आपको और मिलेगा डाटा, आप यहाँ शुरू कर सकते हो कि ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन कैन रिड्यूस 80% बाई 42। मतलब देखो, जो आपका प्लास्टिक पॉल्यूशन है ना, वो 80% खत्म हो सकता है 2040 तक, यदि हम क्या करें, सर्कुलर इकोनॉमी को यूज करें। ठीक है ना, आप इसको सर्कुलर इकोनॉमी का कंक्लूजन भी लिख सकते हो, मस्त कंक्लूड कर सकते हो फाइनली जाके, 10 प्लास्टिक पॉल्यूशन इज रिड्यूस 80% बाई 2040।
थ्रू द सी, मतलब सर्कुलर इकोनॉमी। बस खत्म, मस्त आपको कंक्लूजन मिल गया। जब भी कोई सर्कुलर इकोनॉमी से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको, गिग इकोनॉमी का थोड़े दिन पहले जब हम लास्ट 2022 वाला था उसमें पूछा गया था गिग इकोनॉमी क्या है, फिर वो वुमेन के रेस्पेक्ट में उसने क्वेश्चन पूछा था मेंस में। इसलिए मैंने कहा ना इसे हम डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें। तो सर्कुलर इकोनॉमी और भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, प्लास्टिक से रिलेटेड भी हम इंट्रो कंक्लूजन बना रहे हैं और सर्कुलर इकोनॉमी से या तो उसका डेफिनेशन लिख दो और डेफिनेशन के बाद कंक्लूजन क्या लिख दोगे ये, तो आपको क्या मिल गया सर्कुलर इकोनॉमी का। यहाँ पे आपको इंट्रो भी मिल गया और यहाँ आपको कंक्लूजन मिल गया। बॉडी भी मैं समझा दे रहा हूँ तो यहीं से आपका पूरा एकदम पूरा पूरा टॉपिक एक पेज में बना के खत्म। जो आप मोस्टली सुनते हो ना कि आपके टॉपिक्स का जो नोट्स है ना वो एक पेज में बना होना चाहिए, और हमेशा नोट्स ऐसे बना होना चाहिए कि वो आपका एक आंसर फॉर्मेट हो, यहाँ इंट्रो, यहाँ बॉडी और यहाँ कंक्लूजन, जिससे कि आप जब वहाँ पे लिखो ना तो सीधा जाके रेप्लिकेट कर दो, आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता उधर, इधर जो है वो सीधा जाके उधर लिख दो। तो हमने क्या देखा है कि यूनिप ने जो रिपोर्ट दी है उसमें इन्होंने कुछ प्लास्टिक पॉल्यूशन पे बात की थी, क्या की थी वो हमने इधर देख ली। तो हमें सर्कुलर इकोनॉमी का इंट्रो मिल गया और हमें कंक्लूजन मिल गया, और प्लास्टिक पॉल्यूशन का भी हमें इंट्रो मिल गया। अब हम थोड़ा सा इसे और डिटेल में जानते हैं। अभी इन्होंने लिखा है प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या होता है, तो भाई ये तो पढ़ने का नहीं है, सब लोग जानते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या होता है। कोई भी कचरा इधर उधर आप फेंक देते हैं जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है किस पे, इन्वायरमेंट पे, उसे हम प्लास्टिक पॉल्यूशन कहते हैं। तो ये नहीं लिखना है क्या प्लास्टिक पॉल्यूशन पे, जब भी आए ना तो आप ऐसा इंट्रो लिखो इसमें डाटा हो, तो शायद आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे कंपेयर देन ये जो बोल बच्चे ने उन्होंने लिखे हुए हैं। अब देखो तो हम सर्कुलर इकोनॉमी को यहाँ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो हमने सर्कुलर इकोनॉमी के इंट्रो और कंक्लूजन दोनों बना के रखे हुए हैं। शायद आई होप आपने ये नोट कर लिए होंगे, और नहीं किए तो कर लेना। अब हम इसकी बॉडी में घुसते हैं। तो सबसे पहले बॉडी में हम इसमें क्या देखेंगे कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, यही तो बचेगा। या फिर बच जाए तो हम लिख लेंगे वे फॉरवर्ड, क्या वे फॉरवर्ड है। ठीक है, वे फॉरवर्ड का टेम्पलेट तो हमने बना रखा है, उसी को मोस्टली टाइम यूज करना होता है। तो सबसे पहले ना इसके बेनिफिट्स देखते हैं, बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले कि बेनिफिट फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट प्लास्टिक इकोनॉमी, तो सबसे पहले आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी, अपॉर्चुनिटी, मतलब 36 जात के आदमी आएंगे और फिर वो इन सब धंधे में लग जाएंगे, तो फिर नौकरी तो निकलेगी निकलेगी, ठीक है ना। तो फिर जॉब मिलेगा सबको, और सबको जॉब मिलेगा तो फिर आपको पता है कि पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी। इनकम एंड इनोवेशन, वही मैंने बोला ना, पॉवर्टी के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, और कुछ फिर नए लोग स्टार्टअप खोलेंगे कि कैसे मतलब सर्कुलर इकोनॉमी होती है। जैसे आपने देखा होगा ना, मोस्टली जो महंगी चीज रहती है ना उनका सेकंड हैंड मार्केट बहुत अच्छा होता है। जैसे एप्पल है, एप्पल का सेकंड हैंड मार्केट उसके फर्स्ट हैंड मार्केट से ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि भाई सेकंड हैंड लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि फर्स्ट हैंड बहुत महंगी होती है। ऐसे ही आपने देखा होगा कुछ शूज रहते हैं जॉर्डन वॉर्डन के, जो आपने देखा होगा मोस्टली टाइम पे, इसका तो स्टार्टअप भी आपने देखा होगा शार्क टैंक में, कि जो ये आपके शूज रहते हैं, सॉरी, जॉर्डन वगैरह की, ये 10 लाख ऐसा कुछ, 15 लाख, 5 लाख ऐसे आते हैं, या 2 लाख। तो फिर वो सेकंड हैंड मार्केट में मतलब उन्हें थोड़ा सा रिपेयर करके या फिर कुछ और करके, पेंट पॉलिश करके, थोड़ा सा क्रीम लगा के उन्हें दोबारा बेच दिया जाता है, जो कि उनका भी रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छा है। मतलब सोच रहे हो इस पे स्टार्टअप बन चुका है, जिसका मतलब कुछ तो उसका रीसेल वैल्यू रहा होगा, ऐसा 3-4 हज़ार करोड़ का इंडस्ट्री है। तो पहला बेनिफिट हमने देखा वो नौकरी मिल जाएगा हम सबको, फिर हम लोग यहाँ पे घी दूध की नदियाँ बहेंगी। फिर हमने देखा कि इनकम एंड इनोवेशन, और इनकम होगा, इनोवेशन होगा, रिडक्शन इन डैमेज। अभी देखा रिडक्शन इन डैमेज क्यों होगा, क्योंकि वो ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है ना प्लास्टिक पॉल्यूशन का डायरेक्ट, तो वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी, रिस्क एंड लिटिगेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे देख सकते हो कि पॉल्यूशन कम हो जाएगा पहली बात तो, इन्वायरमेंट के हिसाब से देखोगे तो, इकोनॉमी के हिसाब से देखोगे तो जॉब्स मिल जाएंगी, ठीक है, इनकम बढ़ जाएगी, एंटरप्रेन्योरशिप आएगी, इनोवेशन होगा। थर्ड आप देख सकते हो कि किसी प्रकार की जो आपकी मोस्टली जो रिस्क और लिटिगेशन, रिस्क और लाइबिलिटीज हैं प्लास्टिक को लेके, वो भी कम हो जाएंगी। ये 4-5 हो गए बेनिफिट। ओके, और ये होगा कैसे, तो आप ये चित्र बना के दिखा सकते हो, रीयूज, रिसाइकिल, और फिर वहीं पे जहाँ बेच रहे थे हम लोग। अब हम इसके नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट के लिए ना आप चाहो तो एक ये क्या कहते हैं रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हो, क्योंकि GS3 में ना जितना आप रिपोर्ट डेटा डालोगे ना उतने ही ज़्यादा मार्क्स आएंगे, क्योंकि वैसे भी उसमें इतने सारे सब्जेक्ट हैं, मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस नहीं रहते हैं। ओके, अभी देखा होगा तुमने 100 ऐसे 90 के अराउंड एवरेज मार्क्स हैं 2020 में GS3 में। तो
आप ऐसी रिपोर्ट कोड यूज करोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं मे बी। तो ग्रीन पीस जो आपकी एक एनजीओ है उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी फॉरएवर टॉक्सिक। मतलब क्या है ना, देखो प्लास्टिक बहुत दिन तक चलती है, इसीलिए इसका रिपोर्ट का नाम भी देखो इस हिसाब से रखा गया, इसे समझो तो हम याद हो जाएगा तुरंत ही कि ऐसी रिपोर्ट है जो प्लास्टिक हमेशा रखती है। तो फॉरएवर टॉक्सिक मतलब हमेशा टॉक्सिक रहने वाली चीज वो प्लास्टिक है, क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होती ना। तो इसके चक्कर में क्या है कि इसी रिपोर्ट का नाम भी उन्होंने यही रखा है ग्रीन पीस ने कि फॉरएवर टॉक्सिक। अभी आपको ये भूल जाएगी किसने बनाया है, तो आप सीधा लिख देना कि एज पर या फिर अकॉर्डिंग टू फॉरएवर टॉक्सिक ये रिपोर्ट ने कुछ ऐसी चैलेंजेस बताए हैं सर्कुलर इकोनॉमी के। तो फिर और अच्छा से इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर वो जो मास्टर है वो आपका आंसर देख के आपको ज़्यादा मार्क्स देने की कोशिश करेगा। तो ये जो रिपोर्ट है फॉरएवर टॉक्सिक, ये द साइंस हेल्थ थ्रेट और प्लास्टिक रिसाइकिल ऐसा कुछ इसका आगे पूरा नाम है, लेकिन आपको केवल इतना ही नाम लिखना है, बाकी चीज़ें नहीं लिखनी। तो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमिटी टू डेवलप एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रेटी, एक अपनी जो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रेटी भी हुई है, अब ये ट्रेटी हुई है ना, वो हमें बोलते हैं जीपीटी। ये ना पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो जीपीटी है ना ग्लोबल प्लास्टिक ट्रेटी, ये लीगली बाइंडिंग है कि नहीं। और मोस्टली जब भी कोई चीज़ आप पढ़ो ना तो ये जरूर देखा करो ये रील जो आपकी लीगली बाइंडिंग है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि पीटी का एक ट्रेंड है, वो मोस्टली टाइम ऐसा पूछ लेता है कि लीगली बाइंडिंग है कि नहीं है। ऐसे करके उसने 5-7 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो मतलब ये ट्रेंड समझ में आता है। उसको पता है कि आपको सही से याद होगा लीगली बाइंडिंग है कि नहीं, तभी आप करेक्ट कर पाओगे, ना फिर वहां तुक्का लगाने बैठ जाओगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल टाइप करके। तो ये ध्यान रखना है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रेटी है ना, प्लास्टिक की बात ही इतनी चिंता वाली है। देखा ना फॉरएवर टॉक्सिक, तो आपको लीगली बाइंडिंग करनी होगी। बस 175 कंट्रीज हैं जो लीगली बाइंडिंग किए थे, और ये कसम खाए थे कि वो 2024 तक एंड कर देंगे प्लास्टिक पॉल्यूशन का। तो अभी 2023 चल रहा है, तो कुछ एंड वेंड तो नहीं हो पाया, फिर भी चलो कोशिश तो कर ही रहे हैं। तो अभी ये रिपोर्ट में जो फॉरएवर टॉक्सिक है उसने क्या बातें की हैं, थोड़ा एक करके हम देख लेते हैं। इसने बताया कि जो 3 पॉइजनस पथवे टू रिसाइकिल प्लास्टिक, अभी प्लास्टिक को मैंने बोला ना जो सी सर्कुलर इकोनॉमी है, तो उसके हम चैलेंजेस ही तो पढ़ रहे हैं ना, जो टॉक्सिक फॉरएवर से। तो ये रिपोर्ट कहती है कि जब हम किसी भी मतलब किसी भी तरीके से इसे रिसाइकिल करने की कोशिश करते हैं तो इसमें आग लगानी पड़ेगी ना। ऐसे देखो, ये प्लास्टिक का कोई भी चीज़ है, इसे हमने कढ़ाई में डाला, अब कढ़ाई में नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, आग लगाना पड़ेगा। जब हम आग लगाएंगे इसको, मतलब कोई भी चीज़ में से गर्म करेंगे, आग लगाएंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ से कुछ गैसें निकलती हैं ना, आपने देखा होगा प्लास्टिक गलता हुआ, तो फिर वो CO2 वगैरह और भी गैसें निकलती हैं जो इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है। सेकेंड थिंग, यहाँ से ना बहुत सारी मतलब ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो बहुत डेंजरस होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। और फिर यहाँ से और भी कुछ अलग प्रकार की गैसें निकलती हैं जो काफ़ी टॉक्सिक होती हैं ह्यूमन के लिए। तो ये इतना अच्छा भी नहीं है, वो इस रिपोर्ट ने मेंशन किया है कि पॉइजनस पथवे टू रिसाइकिल प्लास्टिक। प्लास्टिक को जब हम रिसाइकिल करते हैं तो काफ़ी पॉइजनस चीज़ें हैं। देखो डायरेक्ट कंटेमिनेशन होता है केमिकल, जो आपके केमिकल्स हैं उनका वर्जिन प्लास्टिक के साथ में, तो इन्होंने यही दिखाया कुछ। और ये सब्सटेंस हैं प्लास्टिक जो कंटेनर रहते हैं ना पेस्टिसाइड वाले, तो उसमें पेस्टिसाइड रह जाता है, तो फिर जब उसे आप जलाओगे या फिर पिघलाओगे तो उस टाइम पे वो निकल के आएगा, तो और दिक्कत करेगा। ठीक है ना। रिसाइकिल प्रोसेस व्हेन प्लास्टिक आर हीटेड, ठीक है ना, तो ये सब काम होते हैं। तो प्लास्टिक प्रोडक्शन इज फोर्स। अच्छा, एक और पॉइंट मिल गया हमें, लिख लेना है आपको। यदि हम इसको रोके नहीं ना तो 2060 तक जो जो अपना 430 बिलियन हो रहा था ना, उसका 3 टाइम हो जाएगा। ठीक है ना, 1290, यदि हमने इसे रोका नहीं तो ट्रिपल टाइम बढ़ जाएगा। अभी थ्रेट क्या है प्लास्टिक रिसाइकलिंग से, वो सी से, तो आप समझ गए ना, हायर लेवल केमिकल्स होते हैं इसमें जो कंटेमिनेट हो सकते हैं इकोसिस्टम में, मैंने बताया अभी चलेगा। तो प्लास्टिक रिसाइड रिलीज कार्सिजोनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, कार्सी इस जो कार्सिनोजिक जो आपके कंपाउंड्स रहते हैं ना, उनको ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से फैला देगा, फिर और दिक्कत हो जाएगा। ये लार्ज फायर प्लास्टिक रिसाइकिल फैसिलिटी, जहाँ पे भी मतलब ये प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता है वहाँ आग लगने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है ना। अब ये क्या वे फॉरवर्ड है रिकमेंडेशन, तो वही जो कर रहा है उससे कहो कि वो पैसा दे, नहीं दिए सब कुछ उसी के जुम्मे छोड़ दो कि भाई तू कुछ कर। समझ गए ना। तो हमने अभी क्या समझा, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, इंट्रो हमने सीखा, ठीक है ना, कंक्लूजन हमने सीखा, हमने देखा पॉजिटिव पॉइंट क्या है, हमने देखा नेगेटिव पॉइंट क्या है, हमने देखा वे फॉरवर्ड क्या है। तो इंट्रो आप समझ गए, सर्कुलर इकोनॉमी क्या जाए, रीयूज रिसाइकिल किया जाए। और हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं इसको
कि आपने बताया ना 80% खत्म कर सकते हैं हम 2040 तक यदि हम सी को यूज करें साइकिल को। पॉजिटिव पॉइंट क्या है, वही नौकरी मिल जाएगी आपको और मस्त घी दूध की नदियाँ बहेंगी आपके घर पे, इनकम आ जाएगी, इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। नेगेटिव क्या है, ये केमिकल छोड़ता है और ये कार्सोजेनिक केमिकल्स को छोड़ेगा और फिर ये काफ़ी आग लगने के चांसेस रहते हैं। वे फॉरवर्ड जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको कहो कि भाई पैसा मांगता है। अभी नेक्स्ट आर्टिकल है वन स्टॉप सेंटर फॉर जीरो वेस्ट। अब जीरो वेस्ट को जो भी हो रहा है हमारा, जो भी उसका ना क्या करना है, वन स्टॉप सेंटर बनाना है। वो है ट्रिपल आर, वो बाहुबली वाले सॉरी राजा मौली का ट्रिपल आर नहीं, ये रिड्यूस रिसाइकिल एंड यूज। ओके, तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, वन स्टॉप सेंटर खोल सकते हैं फॉर जीरो वेस्ट। कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, सब कुछ उधर ही मिल जाएगा। उसी के बारे में उन्होंने ये पूरा ज्ञान बांटा है। तो आप ध्यान रखना ट्रिपल आर को, वहाँ पे ही सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम वैसे भी जानते हैं भाई यहाँ सब कुछ हो जाता है, रिड्यूस रिसाइकल यूज। तो इसमें ये जो कैंपेन चल रहे हैं उनको याद रखना, कभी मेंशन कर सको तो। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, माई लाइफ माई क्लीन सिटी, जो अपना SPM है ना, स्वच्छ भारत मिशन 2.0, उसमें चला था। डेप्थ फॉर क्लाइमेट स्वैप। अब ये क्या है कि क्लाइमेट जो स्वैप है ना, उसके लिए थोड़ा डेप्थ डेप्थ कमा लो, तो ये थोड़ा सा हम ऐसे समझ सकते हैं। ये कोई क्रिएटर है, मतलब इसने पैसा उधार दिया डेप्टर नेशन को, किसी भी नेशन को, मान के चलो ये इंडिया है और ये श्रीलंका है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, श्रीलंका को दिया। तो मोस्टली टाइम पे क्या है ना, ये सेवरन डेप्थ से आता है, तो फिर वो डॉलर में चेंज होता है, फिर इसको जाता है। तो इन्होंने कहा कि क्या करना है, आप डायरेक्ट मेरे से रुपए में ले लो। अब जब सॉवरेन डेप्ट होता है ना, उधर से उधर चेंज करते हैं, मान के चलो डॉलर में चेंज करोगे, फिर ये डॉलर से रुपए में चेंज करेगा, तो वहाँ पे काफ़ी खर्चा आ जाता है ना, तो वो बच जाएगा। और जो खर्चा बच जाएगा ना, उसी को हम क्लाइमेट स्वैप में यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यही इन्होंने बात को पूरा डिटेल में समझाया कि डॉलर की जगह रुपया यूज कर लो और जो माल बच जाए उसको रख लेना, कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपके लिए मैंने इतना बोल दिया, दिल करे तो पढ़ लेना, क्योंकि वो सोना बाबू को लगता है कि वो PhD नहीं करेंगे तो फिर वो मैगजीन पढ़ने का ही क्या मतलब। क्लाइमेट चेंज एंड इन्फ्लेशन। देख लो क्लाइमेट चेंज का एक और हमें इम्पैक्ट मिल गया। पहला इम्पैक्ट हमने देखा था एस्टिफिकेशन में, जो अपनी सी बटरफ्लाई थी। क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन निकलता है क्लाइमेट चेंज से, इसलिए आपको ना हर जगह से इकट्ठा करके रखना है। सेकंड क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो क्या है, इन्फ्लेशन, ठीक है ना। तो ऐसे ही पॉइंट इकट्ठे करके रखोगे ना जो अभी न्यूज में चल रहे हैं, जब आप ये पॉइंट लिखोगे ना तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। यदि आप वही घिसे पिटे पॉइंट्स लिखते रहते हो जो किताबों में लिखे हैं ना, तो आपको हमेशा कम मार्क्स मिलते हैं। इसलिए हमेशा यहाँ से फॉर्डर पॉइंट बटोरते रहना चाहिए। मैगजीन और आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो इन सबसे ना फॉर्डर पॉइंट को बटोर के रखना है। तो ध्यान रखना, अभी एक और हमें फॉर्डर पॉइंट मिला, क्लाइमेट चेंज से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा वो जानते हैं। देखो ये क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज होगा ना तो एग्रीकल्चर में क्या होगा कि न टाइम पे कभी वर्षा होगी। अपना यहाँ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा जो हम लोग हैं ना, वो अपने यहाँ वर्षा पे मानसून बेस्ड एग्रीकल्चर करते हैं, तो कभी वर्षा होगी नहीं और कभी वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाएगी या फिर कभी ड्रॉट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रोडक्शन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो सप्लाई और डिमांड के हिसाब से सोचो कि सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप टोमेटो देख सकते हो, टमाटर, फिर क्या होगा, इसका प्राइस बढ़ जाएगा। जब प्राइस बढ़ जाएगा इसका, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, इन्फ्लेशन आएगा। अभी टमाटर तो एक मतलब इंसिडेंट है अभी बहुत ज़्यादा, लेकिन हम पूरी ओवरऑल की बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज से एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट पड़ता है भाई। ऐसे क्या होता है, कभी कभी हम लोग ट्रॉपिकल एरिया में होते हैं तो उधर बहुत सारे तरीके की ना इंसेक्ट आ जाते हैं, तो पूरा एग्रीकल्चर खा जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रोडक्शन पे पड़ेगा तो आपको पता है सप्लाई डिमांड पे पड़ेगा, तो उसके बाद क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बस यही बात को इन्होंने समझाया हुआ है। क्यों, क्योंकि ये IMF है ना, उसने एक रिपोर्ट छापी है, उस रिपोर्ट को इन्होंने मेंशन करते हुए बात को लिखा है। तो आप समझ गए होंगे ना कि क्लाइमेट का कैसे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है, किस पे, इन्फ्लेशन पे। तो यही सब बातें बताई इन्होंने कि 1% एवरी ईयर फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब 1% हर साल फूड इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ चला जाएगा। ओके, तो ये अपनी बात हो गई, समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये किसने बताया था, सिमिलर एनालिसिस IMF ने भी कुछ दिन पहले किया था और ये सब बातें बताई थी कि ऐसा ऐसा कुछ होगा। तो ये आप चाहो तो पढ़ लेना, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है। ऐसा 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट है, जो मैंने आपको बताया था पहले भी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट ना हम लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट में लिया था 2015 में। फिर वो $100 बिलियन वाला लॉलीपॉप,
फिर वो आपको सब बातें पता होंगी, तो आप इनको एक बार करके देख सकते हैं। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। अभी आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या होता है ना, ये काफ़ी काम की चीज़ है, इसे हमें बराबर याद करके रखना पड़ेगा कि आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या है। देखो, ये है ट्रॉपिक, मान के चलो ये अर्थ है, और अर्थ का ये ट्रॉपिक, ये है पोल्स, ठीक है ना। मान के चलो यहाँ पे जो ट्रॉपिक है ना, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और ये यहाँ पे आपका पोल्स, और यहाँ पे उसी क्लाइमेट की वजह से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो जो डिफरेंस है ना इक्वेटर और पोल्स के बीच में टेम्परेचर के इंक्रीज होने का, उसी को हम कहते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। बात समझ में आ गई ना। जो ट्रॉपिक और पोल्स के बीच में जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, उनके बीच में जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। और ये कीवर्ड आप लिख लेना उसके लिए, समटाइम इन न्यूज वाली टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो समझ गए ना आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या है, तो इधर वो लिखा हुआ है, सिंपली आप समझ सकते हो कि वार्मिंग डिफरेंशियल बिटवीन पोल्स एंड ट्रॉपिक नॉन एज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, मतलब जो बीच में टेम्परेचर या गर्मी होने का डिस्टेंस है, डिफरेंस है वो, ठीक है ना। तो रिसेंटली क्या हुआ है, बर्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना जो WMO, उसने ये हाईलाइट किया है कि आर्कटिक वार्मिंग इज डिसप्रोपोर्शनली हाई। मतलब वो जितना हमने बोला ना 2 डिग्री सेल्सियस अपना ट्रॉपिक पे हो रहा है, तो आर्कटिक पे कितना हो रहा होगा, 4। क्यों? क्योंकि वो पोल्स के साइड में, तो उसी को तो हम बोलते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। तो ध्यान रखना आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, और ये WMO ने कुछ रिपोर्ट छापा है। अभी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वही वो वाई आर्कटिक वार्म अप फास्टर देन द पार्ट ऑफ द बर्ड। तो ये वो दुनिया के हिसाब से फिर ये आर्कटिक को क्या मजा आ रहा है कि ये ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो आप बता सकते हो, इधर कुछ ऐसे पॉइंट्स इन्होंने मेंशन करे हुए हैं, जैसे आइस कवर इन द आर्कटिक इज मेल्टिंग बिकॉज ऑफ द विच मोर लैंड इज गेटिंग एक्सपोज टू द सन। अभी इधर देखो, अर्थ का एक ना, आपने पढ़ा होगा, एक ऐसा अच्छा सा फिनोमेना है, इवेंट है अर्थ के साथ में। अर्थ ना तुरंत गैस, मतलब जो भी सनलाइट सन को छोड़ता है ना, इसे बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद तुरंत हीट हो जाता है। ये स्पेसिफिक हीट जिन लोगों ने पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत फिजिक्स जानते होंगे ना, तो उन्हें पता होगा। इसका बहुत हाई है, सॉरी लो है स्पेसिफिक हीट। ये तुरंत क्या होता है, एकदम गर्म हो जाता है और तुरंत ही ठंडा हो जाता है। और वाटर का स्पेसिफिक हीट काफी हाई होता है, इसलिए क्या है ना, वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो क्या है, जहाँ पे भी लैंड आ जाएगी ना, वो तुरंत गर्म हो जाएगी, और तुरंत गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, कुछ दिक्कत होगी। अब दिक्कत कैसे होगी, देखो, पहले जो पोलर्स थे ना, उधर आइस से पूरे घिरे हुए थे, मान के चलो। तो आइस पे इतना जल्दी से क्या रिफ्लेक्ट हो जाती थी वही, क्योंकि वो व्हाइट होता था ना। तो आपको पड़ा होगा टेम्परेचर इम्परेजन, तो उसमें क्या है ना, आप जाके हो तो आई कोई भी रिफ्लेक्ट होकर चली गई। अब वहाँ लैंड ओपन हो चुका है, क्योंकि काफी मेल्ट हो गया है, तो लैंड ओपन हो गया है, तो ज्यादा ऑब्जर्व कर लेता है सनलाइट को। ज्यादा ऑब्जर्व करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो फिर दोबारा से मेल्टिंग ज्यादा हो जाएगी। यही एक इसका मेन रीजन है। सेकंड रीजन ये है, पोलर एम मच स्ट्रॉन्गर इन द आर्कटिक इन द अंटार्कटिका। बस रीजन वही था जो मैंने समझाया तुम्हें, कि ज़्यादा लैंड ओपन हो चुकी है, और लैंड ओपन होने की वजह से क्या है, ज़्यादा सनलाइट को ऑब्जर्व हो रहा है, जिससे वो मेल्ट होते हुए चले जा रहे हैं। अभी वो WMO ने ये बात निकाली है, तो फिर इसके बारे में चाहो तो कुछ पढ़ सकते हो, कि ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1950 में बना था, ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो अर्थ से रिलेटेड कुछ बातें बताता है। इंडिया मेंबर है, हाँ भाई, वो शुरुआत से ही है। तो अदर इसके की इंफॉर्मेशन क्या है, कि सुप्रीम बॉडी है बर्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस की। अच्छा, ये UN का पार्ट है कि नहीं है, मेरे को क्वेश्चन में बताओ, यस या नो। और प्लीज ये रिप्लाई क्या करो, ठीक है ना, यस या नो। तो ये आपका UN का पार्ट है। रिवर सिटी अलायंसेस। अब ये रिवर सिटी अलायंसेस क्या है, जो अपना नेशनल मिशन फॉर गंगा है ना, ऑर्गेनाइज RCA ग्लोबल, तो इन्होंने बहुत सारी जो अपनी रिवर सिटी है उनमें जाके क्या कहते हैं, ऐसे मीटिंग्स किए या फिर सेमिनार्स किए, और लोगों को कहा कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ करना चाहिए, कोई हमारे काम करनी इंपॉर्टेंट नहीं। कार्बन ऑफ सेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर द इंटरनेशनल एविएशन। अभी ये बोल रहे हैं कार्बन ऑफ सेटिंग के लिए इन्होंने एक इंटरनेशनल एविएशन के साथ कोर्स या ये स्कीम चलाई है। तो वो स्कीम, ये अपनी इंडिया की स्कीम याद नहीं हो रही है, तो ये इधर कैसे याद करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, वो कार्बन न्यूट्रल ग्रोथ एंड नेट जीरो 2050 तक की लोग चाह रहे हैं कुछ। ऑरोरा। ऑरोरा क्या होते हैं? ऑरोरा एक फेनोमेना है। तो ये फेनोमेना उससे समझने पहले थोड़ा इसका करंट समझ लेते हैं, कि जो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है,
ठीक है ना। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जो लद्दाख में है, ठीक है ना। ये लद्दाख में आप देखोगे सरस्वती, जो माउंट सरस्वती है ना, वहीं पे बेली है जो चेंगटांग, उसी में प्रेजेंट है कहीं। तो ध्यान रखना है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी किधर है, लद्दाख में है। तो उसने कुछ ऐसा देखा है, उसने क्या देखा कि जो ऑरोरा है वो बहुत दिनों बाद कैप्चर हुआ। तो अब ऑरोरा होते क्या है इन्हें समझते हैं। देखो, ये है सन और ये है अर्थ, ठीक है ना। सन जब ये सनलाइट देता है ना, जिधर भी ये सनलाइट देगा, ध्यान रखना आपको, सनलाइट के साथ में ये प्लाज्मा वेव देता है। अब इधर से प्लाज्मा वेव आ रही थी, ये अर्थ, अर्थ के चारों तरफ आप देखोगे ना तो एक मैग्नेटिव वेव्स रहती हैं इसके चारों तरफ। अब इधर से क्या है, प्लाज्मा वेव, और इधर से क्या आ रही है आपको पता ही है, मैग्नेटिक वेव। और ये दोनों यहाँ टकराते हैं, वहाँ एक टाइप की लाइटनिंग होती है और उस लाइटनिंग को कहते हैं ऑरोरा। बात समझ में आ गई ना। इधर सन की तरफ से क्या आया, प्लाज्मा वेव्स आई, और अर्थ की साइड से क्या आया, मैग्नेटिक वेव, और दोनों ही जहाँ टकराई वहाँ पे एक लाइट जो बनी, उसी को क्या कहते हैं, ऑरोरा। आपने देखा होगा, आप छोटे होंगे ना, तो आप दो पत्थर लेना और उन दोनों पत्थरों को जब आपस में मारते हो तो वहाँ पे देखा होगा आपने चिंगारी निकलती थी। इससे आग बनाना हम लोग सीखे। तो वहाँ जैसे आपस में जब टक्कर होती है, चिंगारी निकलती है ना, उसी हिसाब से क्या हुआ था, ये आपकी ऑरोरा बनते हैं। ओके, तो आपको ऑरोरा का बनने का डिजाइन समझ में आ गया। अब ये दो टाइप के होते हैं, ये भी सीख लेते हैं। क्या ना, एक नॉर्थ में बनता है, एक साउथ में बनता है। नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे मोस्टली बनते हैं, लेकिन ये कभी कभी अंदर भी बन जाते हैं, पोल के आगे भी आके बीच में। तो ध्यान रखना, नॉर्थ पोल पे उसका नाम अलग होता है, साउथ पोल पे उसका नाम अलग होता है। एक मैं तुम्हें मतलब टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूँ। ऑस्ट्रस या ऑस्ट्रा, ऑस्ट्रा मीन से होता है साउथ। ध्यान रखना, ऑस्ट्रा मीन से क्या होता है, साउथ। जहाँ पे भी ऑस्ट्रा लिखा होता है उसका मतलब साउथ होता है। चाहे देखो ऑस्ट्रेलिया, ये साउथ में, इसलिए इसका नाम क्या रखा, ऑस्ट्रा। तो ध्यान रखना है कि जो ऑरोरा है वो आपके साउथ साइड में होगा, तो उस पे उसके आगे क्या लिखा होगा, ऑस्ट्रा लिखा होगा, और नॉर्थ में होगा उसमें ऑस्ट्रा नहीं लिखा होगा। तो बस सिंपल बात खत्म हो गया। ये क्या है, आपने देखा है, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म होते हैं जो प्लाज्मा और इससे मिलकर बनते हैं, हमने पढ़ लिया ये आपका मैग्नेटिक कैसे निकलती है, अर्थ है। देखो, इसके अलावा देखते हैं, इट इज ए कॉल्ड ऑरोरा बोरिलस। ऑरोरा बोरिलस किसको कहेंगे, नॉर्थ साइड में जो होंगे, और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस किसको कहेंगे, जो साउथ में होगा। क्यों, ऑस्ट्रा का मतलब मैंने अभी सिखाया साउथ। तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस किधर होगा, साउथ में। ऑरोरा बोरिलस किधर होगा, नॉर्थ में। ये पोल्स के आसपास रहते हैं फ्रिक्वेंटली, लेकिन कभी कभी ये मतलब मोस्टली ये पोल्स के पास रहते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंट हमने देखा है कि ये हायर लैटिट्यूड पे भी होते हैं। और इनका जो कलर होता है वो डिपेंड करता है इसके एल्टीट्यूड पे, ठीक है ना, कितना एल्टीट्यूड है। यदि ये 100 किलोमीटर दूर है हम लोगों से ना, तो ये रेड कलर दिखाई देगा, और ये 100 से ज़्यादा है तो ब्राइट ग्रीन दिखाई देगा, और फिर 240 से भी ज़्यादा है तो रूबी रेड दिखाई देगा। तो जैसा इसका कलर होगा, जितना ये दूर पे होगा। भाई समझ में आ गई ना, जितनी दूर ये है उतना ही वैसा कलर है। तो हमने सीखा कि ये जो ऑरोरा होते हैं कैसे बनते हैं, और नॉर्थ साउथ में क्या है, और ये करंट में क्या होते हैं, क्योंकि वो हमने देखा IAO लद्दाख में उसने इनको रिकॉग्नाइज किया है। ओके, तो ये दिन रात में दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते, हाँ भाई, ये दिन रात दोनों टाइम हो सकते हैं, लेकिन हम लोग को तो दिन में दिखाई नहीं देंगे ना, क्योंकि सनलाइट होता है तो हम दिन में कैसे देखेंगे। समझ गए ना, मतलब दिन में भी वो काम हो रहे होते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। हम सिर्फ इन्हें कब ऑब्जर्व कर पाते हैं, नाइट में, क्योंकि नाइट में अपन लोग के पास लाइट नहीं होती है। तो अब कंडीशन क्या क्या होती है ऑरोरा के लिए, तो सिंपल एकदम PT में क्वेश्चन आएगा भी तो आएगा, मेंस के लिए नहीं है। तो अब ध्यान रखना है कि वो क्लियर स्काई होना चाहिए, क्लाउड नहीं होना चाहिए, और टोटल डार्कनेस होनी चाहिए। वो अंधेरा होगा तो अपने मस्त मौज से देखेंगे बैठ के, फिर वो जो भी होगा देख लेंगे। नेक्स्ट है, बर्ड सेकेंड डीपेस्ट ब्लू होल इन मैक्सिको। अब ये जो ब्लू होल है ना, वो क्या है, देखो ब्लू होल जो होता है एक गहरा गड्ढा होता है कहीं समुद्र में, बहुत ज़्यादा गहरा, इसीलिए उसी को बोलते हैं ब्लू होल। ओके, तो ध्यान रखना है कि ब्लू होल क्या है, कि एक गहरा गड्ढा है, उसी को बोलेंगे हम लोग ब्लू होल। तो अभी क्या है ब्लू होल के बारे में खबर ये आई है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ब्लू होल है ना, उसे हम बोलते हैं ड्रैगन। क्या बोलते हैं, ड्रैगन। अभी जो ड्रैगन है ना, तो ड्रैगन को दूसरा ब्लू होल ढूंढा गया है जिसका नाम है थमजा। तो ध्यान रखना है कि आपको ऐसा बोलना है, ड्रैगन, ड्रैगन आया तो उससे बोलना थमजा, नहीं तो मैं डीपेस्ट में आपको धक्का
मार दूंगा, ठीक है ना, ढकेल दूंगा। तो ऐसे करके याद कर सकते हो आप। सबसे बड़ा है वो है आपका जो है सबसे बड़ा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रैगन। और जो सेकंड है उसे बोलेंगे हम लोग थम्जा। ध्यान रखना, बड़ा ड्रैगन और सेकंड वाले को थम्जा। तो अब ये किधर किधर है उसको देखते हैं। ड्रैगन जो है ना वो साउथ चाइना सी में है। आपके उधर जाओगे साउथ चाइना सी के साइड में तो ड्रैगन पड़ जाएगा। और जो थामजा है, इसका वैसे एक्चुअली नाम तो टामजा है, तो हमने सिर्फ याद करने के लिए ड्रैगन आया तो हम बोलेंगे थामजा। ओके, तो ड्रैगन फर्स्ट, ये थामजा। तो ये आपका युकांटन पेनिसुला है, उधर मिला है ये, तो ब्लू होल। अब इसका नेम इंडिको जो भी है, लाइट ब्लू पेरीमीटर। तो हम एक बार थोड़ी सी इधर मैपिंग देख लेते हैं। ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है, कैरिबियन सी है, ये आपका पूरा युकांटन पेनिसुला है, तो इधर ही मिला है, ठीक है ना। तो इधर ही मिला है और ये इजीली हम लोग पता कर सकते हैं कि इधर के बाद इधर आएगा। ओके, तो बाकी क्या है, बाकी सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। तो ये ग्वाटेमाला है, ये हॉन्डरस है, ये मैक्सिको है, ये क्यूबा है, ये कैनक्यून, इधर यूनाइटेड स्टेट्स। पालघाट गैप क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही मतलब प्लेसेस इन न्यूज के हिसाब से इसका रिवर आसपास का नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब कुछ इसका देख लेना चाहिए। ये कनेक्ट करता है कोमिटूर को विद पलक्कड़। भरत पूजा रिवर इधर से फ्लो करती है। चाहो तो इसका ये मैप देख सकते हो, इधर ये पलक्कड़ वो है, इधर से अनाईमुड़ी है, इधर इधर ये भरत पूजा है, ठीक है ना, इधर से इधर ये कनेक्ट करता है। ओके, तो पालघाट के बारे में कुछ खास है नहीं, आप एक बार जाके देख सकते हो। अमृत एंड मूगा इन ब्लॉक्स इन अरेबियन सी। ये देखो अरेबियन सी में अमृत एंड मूगा है, ये प्लेसेस इन न्यूज हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना हमने ओएनजीसी जो अपना है ना, उसने नेचुरल गैस के ऑयल और नेचुरल गैस को ढूंढा है इधर। उन्होंने बताया कि इधर ये ऑयल और नेचुरल गैस निकली है, तो आपको ध्यान रखना है प्लेसेस इन न्यूज के हिसाब से अमृत और मूगा। ऐसे पूछ लेगा समटाइम इन न्यूज, ऐसे लिखा होगा अमृत एंड मूगा समटाइम इन न्यूज, तो फिर वो आपको पूछेगा क्या है, फिर वो पूछेगा कबूतर हैं, खरगोश हैं, सोना बाबू हैं, क्या हैं ये। तो फिर आपको बराबर पता होना चाहिए कि अभी ये ओएनजीसी ने बताया था कि इधर क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस निकलेगा, तो ब्लॉक नेम है। ओके, ये है किधर, अरेबियन सी में। अभी थोड़ा सा इसके बारे में कुछ डेटा भी आप याद कर सकते हो कि ये ऑयल गैस पैड मीथेन क्या क्या है, वो आप एक बार देख लेना। ये डाटा मेरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा। बाकी इसमें जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा केवल प्लेस इन न्यूज के हिसाब से ये, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लगा। ये हम लोग ना इंडिया में थर्ड नंबर के लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं किसके, एनर्जी के। थर्ड नंबर के लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं किसके, क्रूड ऑयल के। ऐसे देखो, थर्ड नंबर के लार्जेस्ट कंज्यूमर एनर्जी के, थर्ड नंबर के लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल, बराबर कितना हो गया, 6। तो 6 नंबर के लार्जेस्ट हम क्या हैं, इम्पोर्टर हैं इन प्रोडक्ट के, और 7वें नंबर के सबसे बड़े एक्सपोर्टर। तो 4 पे हो गया रिफाइन। तो ऐसे याद रख लेना कि 3 पे हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं एनर्जी, 3 हम कंज्यूम करते हैं, तीसरे नंबर पे क्रूड ऑयल, और दोनों को हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है बाहर से। तो 6 हो गए ना, 6 नंबर पे सबसे बड़े इम्पोर्टर और 7 नंबर के सबसे बड़े एक्सपोर्टर, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। बच गया 4, तो फिर वो रिफाइन भी करते हैं, तो रिफाइनरी के हिसाब से हो गया। ओके, तो ये आपका ख़त्म हो गया। तो आज के लिए ये ख़त्म हो गया। यदि आप लोगों को ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ये शेयर करो। और थोड़ा सा मेरा इनिशिएटिव है, तो इसके लिए आप लोग ये सब कुछ कमेंट वमेंट करोगे तो मैं काफ़ी मोटिवेट होऊंगा, ठीक है। बाकी देखते रहो। थैंक यू वेरी मच।